ठीक है, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? कोई बात नहीं, सबटाइटल लगा देता हूँ। ठीक है, चलो कल का कोई डाउट किसी को? सौरभ, कोई डाउट? ठीक, फिर एक क्वेश्चन बताओ। या तो कह दो डाउट है या तो क्वेश्चन बताओ। अच्छा लिखा है, थोड़ा सा कुछ एक दो चीज़ें हैं, बट हाँ अगर पहली बार के देखें है, मतलब कुछ चीज़ें, बात ये है ना कि जैसे देखो आप लिखा आपने अच्छा है, बट आपने कर्सिव बहुत ज़्यादा लिख दिया। कोशिश करेंगे कर्सिव से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि मेरे पास चेक करने के लिए कॉपी हो। बहुत सोच के देखो, मैं 10 लोगों की कॉपी चेक करूं तो पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ूं उसके लिए है ना। और मुझे अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, 2-3 कॉपी तक जाते जाते मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। फिर मुझे लगा कि अरे ये सब एक जैसे ही हैं। बस सिर्फ इस चीज़ को अवॉइड करो। आप अच्छा लिखा आपने, पहली बार के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे बैकग्राउंड से बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स तो बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया था, पॉइंट्स थे, कुछ और था थोड़ी। जो कॉपी में बोला उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे हम? मनसबदार है, सक्सेसर स्टेट्स है ना। हम्म, ठीक है। तो नोबल्स ने अपने रूल को कैसे स्टैब्लिश किया, यही देख रहे थे हम, कि जो बेसिकली मुगल्स का डिक्लाइन शुरू है। अब मुगल्स ने जिन लोगों को एज अ मनसबदार अपॉइंट किया था उनको हमने नोबल्स बोल दिया। अब 3 मनसबदार की बात करें तो मैं तीनों का बार बार नाम लूँ कि भाई एक अवध का, एक हैदराबाद का और एक कहाँ का, बंगाल का। या तो तीनों बोलूँ या तो मैं नोबल्स बोल दूँ सीधा। ठीक है ना, तो मैं जब नोबल्स बोलूँगा तो आपको पता होगा कि हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना रूल कैसे स्टैब्लिश किया, बेसिकली अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ले देख लूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, पता है कि फिर आपको क्लास लेनी पड़ जाएगी एक बार मुझे दोबारा। हाँ है फैन, बताओ सब देखो भाई, ये बहुमत वाली बात होगी। ए, हम मत बोलो, हम अलग हैं मानो नहीं मना कर दिया, लो तुम्हारे दोस्त ने मना कर दिया, अब कैसे बाकी लोग मानेंगे। ऐसे ही नोबल्स वाली बात थी। अगर मुझे किसी जगह का रूलर बनना तो पहले मुझे अपने दोस्तों को मनाना पड़ेगा। अगर मेरे दोस्त ही मना कर जाए, नहीं बन सकते भाई, तुम मनसबदार ही रहोगे, नॉट गोइंग टू बी ऑटोनॉमस, है ना। तो बात करेंगे कि हाउ नोबल्स, नोबल्स की बात करूंगा तो फिर से बता दूं, मनसबदार्स ऑफ ऑल 3 द बिग स्टेट्स, है ना। हाउ नोबल्स established their रूल। ठीक, ये अपना इन्फ्लुएंस कैसे इस्टेब्लिश किया, अपना राज्य कैसे बनाया। स्टिल दे वर यूजिंग द नेम ऑफ मुगल्स। रीजन हमने समझ लिया था कल कि क्यों मुगल्स का नाम अभी भी वो लोग यूज कर रहे थे, क्यों यूज कर रहे थे। वही सेम बात कि है ना, कार्ड अभी एकाएक से मैं आकाश के नाम से बाकी रिश्तेदारों में कार्ड भेज दूं तो लोग आधे समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन आकाश, कुड भी नहीं आकाश। आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम यूज करूं तो बिकॉज दे ऑल नो देम, तो उनको समझ जाएगा कि हाँ एक पर्टिकुलर जगह से आया है ना। ठीक है, तो बेसिकली कुछ और भी रीजन थे। जैसे सोच के देखो कि अगर मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राज्य बता दूं, ठीक, अब जैसे सेंटर में तो मुगल्स ही बैठे हैं, दिल्ली का लालच तो सबको था ना, लालच तो है ही अभी भी। और देखो जैसे शहादत अली खान की स्पेसिफिकली बात करूं तो उसके पास क्या लालच था, वो खुद को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं घोषित कर रहा था, बताओ आप। फर्रुखाबाद को अवध ने कैप्चर कर लिया था। एक टाइम बाद आप देखोगे कि फर्रुखाबाद इट वाज अ पार्ट ऑफ दिल्ली एम्पायर और उसको अवध कैप्चर कर लेगा। अब दिल्ली एम्पायर के पार्ट को कैप्चर कर रहे हो फिर भी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे हो, क्यों? क्या बनना चाहता था वो? मीर बख्शी। लालच है ना। एक बात बताओ, अगर मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दूंगा और फिर मैं जाकर के ज्यादा से हिस्सा मांगूंगा, मुझे देगा वो? भाई जैसे मान के चलो कि मुगल्स वेर ग्रैंड पेरेंट्स,
ये सारे एक ही फैमिली के हैं, अगर मैं फैमिली ट्री बनाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे होंगे, ये चीज़ आप याद रखना। भाई मुगल को भी ये दिमाग में रहा होगा ना कि कल को ये लोग अलग हो सकते हैं, तो अलग ना हो इसके लिए मुझे किसको बैठाना पड़ेगा। जैसे मैं एक शॉप खोल दूं, उसकी 2-3 ब्रांचेस हो जाएं, तो अब अगर मैं उस पर अलग अलग लोगों को बैठा दूं, एक टाइम बाद वो पावरफुल होकर पता लगे दुकान हड़प लें, तो मैं कोशिश करूंगा अपने रिलेटिव्स को बैठाऊं जिन पे मेरा भरोसा है। एक तो रिलेशन है, इसकी वजह से लॉयल्टी रहेगी। भाई काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से जानते हैं, तो भरोसा रहेगा थोड़ा। तो मुगल्स ने भी ये काम किया ही होगा ना कि अपने खानदान वालों को बैठाया होगा। अब वही खानदान वाला अगर वो सोचो कि दुकान हड़प ले, फिर आकर के मुझसे जो मेरी मेन ब्रांच है उसमें हिस्सा मांगे, तो मैं दूंगा? नहीं दूंगा। लेकिन अगर वो मेरी दुकान अच्छे से चला रहा, मुझे पैसे भेज रहा है, रेवेन्यू भेजता जा रहा है, फिर एक टाइम बाद बोलेगा कि भाई इस दुकान पे बैठने दो, तो मैं तब भी मान जाऊंगा कि चलो हाँ इसकी मैनेजर की पोस्ट ले लो तुम, क्योंकि अभी तक तुम बड़े अच्छे से काम करते आ रहे हो। तो सादत अली खान के मन में ये लालच था। सेम मुर्शीद मुर्शीद कुली खान, देन कौन थे, चिन कुलिच खान, ये सारे लोग खुद को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी थी मन में, है ना। इसीलिए एक और रीजन हम दे सकते कि ये भी इनके मन में था। कोई मीर बख्शी बनना चाहता था, जो बनना चाहता था वो तो बना नहीं, बेचारा सुसाइड कर लिया। जो नहीं, जो ऑब्वियसली बैठा हुआ था, क्योंकि चिन कुलिच खान वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, तो जो रॉकी भाई ने अधीरा को मार के, अधीरा कौन था? सैयद ब्रदर्स। नोट्स में सैयद ब्रदर्स का जिक्र है, उनकी जो किलिंग हुई थी उसमें चिनकुलिज खान वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसने उनको मरवाया। सैयद ब्रदर्स ने किसको बनाया था? रंगीला को, एज अ पपेट। सैयद ब्रदर्स ने रंगीला को बैठा दिया गद्दी पे। अब वही डिफेक्टो डीजुरे सैयद ब्रदर्स का बढ़िया मलाई खा रहे हैं वो लोग, नाम रंगीला का, रंगीला बस के डांस देख रहा है कि अच्छा गाना चेंज करो, ये वाला मजा नहीं आ रहा है, दूसरा गाना लगाओ, और पीछे से वो सारा राज्य का मजा ले रहे हैं। अब अगर मैं रंगीला को मार दूंगा, फिर भी सैयद ब्रदर्स तो बचे हुए हैं ना, तो अगर मैं जड़ काट दूं, सैयद ब्रदर्स को मार दूं, तो रंगीला वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो ये बात थी। खैर ठीक है, तो हम देख रहे थे कि इनका डिक्लाइन जो है, सॉरी, कैसे नोबल्स ने स्टैब्लिश किया अपने रूल को। इसमें पहला पॉइंट क्या था? हाँ ठीक है, सबसे पहला चेक्स एंड बैलेंस को कट करना पड़ेगा। लिंक काट दूं ना मैं, जैसे अगर मैं यहाँ रूल करना चाहता हूँ तो मैं लिंक काटूंगा अनअकैडमी से, सिंपल सी बात है ना, कि अनअकैडमी को पता ना चलने दूं, और फिर मैं यहाँ अपना रूल एस्टेब्लिश कर लूँ, यही तो होगा। तो बीच में जो सिस्टम है मैं उसको कट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेट करूंगा चेक्स एंड बैलेंस को, ठीक। चेक्स एंड बैलेंस, जो बिचौलिए होंगे, जो जासूस होंगे, जो भी लोग होंगे, जो राजा को ये जाकर के बता रहे होंगे कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है आपके राज्य में, अभी से सतर्क हो जाओ, ठीक। सेकंड चीज, एक और चीज बताओ मुझे आप, अच्छा इस चेक्स एंड बैलेंस से पहले राजा को कब पता चलेगा, एम्परर को, मोहम्मद शाह को कब पता चलेगा कि, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि इनको तो मैंने मिला लिया ना अपनी ओर। अब सबसे पहले राजा को कब पता चलेगा कि भाई ये जगह मेरे हाथ से गई? टैक्स वगैरह कुछ तो भेजेंगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा ये चीज। और इवन मैं कह रहा हूं कि जैसे देखो, जब हम चीन कुलिच खान की बात करेंगे, ठीक, लास्ट तक जब तक वो पर्सन रहेगा वो लगातार टैक्स भेजता रहा है। फिर वही बात कि मुझे ये लालच है कि मुझे कुछ ना कुछ वहां बनना है, मीर बख्शी कुछ भी बनना हो, क्योंकि सेंटर का तब भी पावर थी, भले उसके पास 2 सीटें हों, आगरा और दिल्ली ही हो, लेकिन पावर मुगल एम्परर की थी। और अगर आप एम्परर बन जाते हो तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, एक बात रहेगी ना, भले सिंबॉलिक हो, बात तो रहती ना, राष्ट्रपति बन जाओ इंडिया के, भले वो एब्सोल्यूट पावर्स आपके पास ना हो, लेकिन वो पोस्ट इतनी छोटी नहीं है ना, बड़ी पोस्ट है ना। सबके अंदर लालच है तो कुछ ना कुछ पैसा भेजते ही थे। कैसे पता चलेगा? सोचो और सोचो, थोड़ा पावर से रिलेट करो इसको, एम्परर की पावर से, उसकी पावर्स क्या थी। ठीक है, देखो ये बात है ना। अब देखना आप, मान लो जैसे शादत अली खान है, अवध का कब पता चलेगा एम्परर को, मोहम्मद शाह को? सादत अली खान की डेथ हो जाएगी, एक मनसबदार एलिमिनेट हो गया, नेक्स्ट मनसबदार कौन अपॉइंट करेगा? किंग को करना था, लेकिन हेरिडेटरी कौन आ जाएगा? सादत अली खान के अगला पर्सन, ठीक है ना, यही तो बात होगी। सादत अली खान का जो सक्सेसर होगा वो आ जाएगा गद्दी पे। अब किंग को पता चलेगा गड़बड़ हो गई, पता चल गया कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली कैसे पता चलेगा? जब जो एग्जिस्टिंग मनसबदार है वो एलिमिनेट हो जाए, चाहे वो किल्ड, चाहे वो डाइड बाई एजिंग, कुछ भी हो, छोड़ दे, भाग जाए, मर जाए, मुंबई भाग जाए एक्टर बनने, ठीक। तो पता तभी चलेगा जब एग्जिस्टिंग मनसबदार मरेगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है, इतना लंबा रिलेशन होता है, जनरली वो हटाए नहीं जाते थे अनलेस दे आर किल्ड, या फिर किसी से प्रॉब्लम हो जाए, सरफराज खान को हटा दिया जाएगा, आगे हम देखेंगे एक पर्सन आएगा सरफराज खान। तो पहला चेक्स एंड बैलेंस को एलिमिनेट कर दिया,
पता कैसे चलेगा एम्परर को? जब एग्जिस्टिंग मनसबदार मर जाएगा, ठीक, या किसी ने मार दिया उसको। सेकंड चीज हमने क्या बोली थी, क्या बोली थी? अरे मतलब वही नोबल्स, एक तो ये तरीका हो गया चेक्स एंड बैलेंस को हटा दिया, दूसरा क्या तरीका? एक है, ठीक है, जो मैं ऐसे बोलता हूँ, जो पावरफुल पीपल हैं उनके साथ मैं रिलेशन बनाऊंगा, चाहे मैं उनको मनसब से दे दूं, कर सकता हूँ ना। मनसबदार मतलब पर्सनल लॉयलिटी, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट में मैं ये कह सकता हूँ कि गिविंग मनसब्स टू पावरफुल पीपल, मनसब्स टू पावरफुल पर्सन्स, पर्सन बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो मजबूत लोग हैं जिनसे मुझे डर है कि ये खानदान से इनके चला आ रहा है, अगर मैंने इनको मनसब नहीं दिया, या फिर ये ऑलरेडी खानदानी मजबूत हैं, 2-3 पीढ़ियों से देख रहे हैं कि ये मजबूत लोग हैं, पैसे से भी मजबूत हैं, थोड़ी बहुत आर्मी भी मेंटेन है इनके पास, है ना। तो मैं नहीं चाहूंगा कि एक साथ वो लोग मिल करके, ग्रुप पॉलिटिक्स हो सकती है ना उनमें, एक साथ मैं मान लूं उनसे बिगाड़ लूं, वो सारे एक साथ आ जाएंगे, फिर मेरी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मनसब दे दो उनको, मनसबदार बना दो, उनको भी हमने कुछ दे दिया, गिविंग मनसब, व्हाट आर वी आस्किंग इन रिटर्न? लॉयल्टी एंड आर्मी, दो चीजें मिल गई, दोनों से मैं मजबूत बना, एक तो मेरी आर्मी में बढ़ोतरी हो गई, एक तो उनकी लॉयल्टी मिल गई, अब मुझे पता है कि इधर से मैं टेंशन फ्री हूं, है ना। और देखो आप, जैसे जो और लोग थे जिनसे मुझे डर था कि ये ट्रेड कर सकते हैं, है ना, मेरी आर्मी के भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मुझे डर होगा, तो उनको मैं इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दूं, अच्छा तरीका है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दो किसको? एग्जिस्टिंग जो भी आपके वर्कर्स हैं, मतलब ट्रूप्स हैं, कुछ भी बोल लो, तो जो एग्जिस्टिंग आपके लोग हैं उनमें भी कुछ फूफा होंगे ना, नाराज हो जाएंगे, फूफा को इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक। तो जो एग्जिस्टिंग है उनको थोड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दो कि कुछ लोग मेरे साथ हमेशा से रहे, ठीक। जैसे मान लो कल को आईएएस बन गए आकाश, अब मानो अभी इंटरव्यू नहीं हो पाया है, तो तुम क्या करोगे? लो मानो कि काम करते हैं, थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगा देते हैं इनका, मानो भी कुछ है ना, ठीक है, फिर दोनों मिलकर लूटना। ठीक है, ओके। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? हम्म, ठीक है, देखो, कुछ ऐसी भी पोस्ट होंगी जो अभी एम्प्टी होंगी, मे बी वजीर की पोस्ट हो, मैंने किसी को मान लो वजीर नहीं बनाया, ठीक। तो वजीर की पोस्ट पे सबसे बेहतर मेरे लिए कौन होगा? अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि कौन सबसे बेस्ट हो सकता है, मेरा रिलेटिव हो सकता है, मेरा कोई भाई हो उसको कर दूं, या किसको मैं बैठाऊं वजीर की पोस्ट पे, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो मुझे पता कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट तो आपने एग्जिस्टिंग लोगों को दे दी, मान लो कुछ और बची होंगी, वहां मैं किसको बैठाऊंगा? या कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जो लिंक कर रही होंगी एम्परर और मुझे, कुछ ऐसी पोस्ट होंगी ना जो एम्परर और मुझे लिंक कर रही होंगी, इंटरमीडिएट जमींदार मान लो हो गया, ठीक। अब वो पोस्ट मैं किसको दूं? देखो भाई को दूंगा तो वो भी कल को बोल सकता है कि भाई मैं क्यों राजा ना बनूं, ठीक, किसी रिलेटिव को दे दूं वो भी कर सकता है। तो बेस्ट तरीका है कि अगर मैं अपने पपेट्स को दे दूं, सबसे बेहतर तरीका यही है ना, कि जो मेरी कठपुतली है, मैं बोलूंगा दिन तो बोलेगा दिन, मैं बोलूंगा रात तो बोलेगा रात, है ना। तो अपॉइंटिंग पपेट्स, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो लिंक कर रही है मुझे और एम्परर को, उस पर मैं अपने पपेट्स बिठा दूं, जैसा मैं बोलूंगा वो ऐसा करेंगे। कि अगर मैं बोलूं कि भाई रेवेन्यू कम आया इस साल, तो बोलेंगे अरे सर, मैं बोला 100 रुपये, बोलेंगे अरे सर 10 ही रुपये आया, तो आपको बढ़ा के बता रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो जाए, अपने पास से 90 रुपये दे रहे हैं। बहुत महान आदमी है ना। तो ये बात है। तो मैं पपेट्स, अपने जितने पपेट्स हैं उनको अपॉइंट करूंगा इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, ताकि मेरे अकॉर्डिंग काम हो सके, और वो विद्रोह भी नहीं करेंगे, कमजोर लोग होंगे, मेंटली कमजोर, वैसे नहीं कमजोर होते थे वो, है ना। तो रानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप, पठान का बच्चा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट, इन सबसे एक बात नहीं बनेगी, तो लास्ट पॉइंट हमारा नोट्स में था, फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। सीधा नहीं मानोगे, सीधा मान जाओगे तो गाजर का हलवा खाओगे, नहीं मानोगे तो फिर गोली, नमक खाया अब गोली खा, है ना। पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। मानवी बताना जरा ये क्या था? ठीक, ठीक नहीं है।
ठीक है, तो मान गए तो रिवॉर्ड, नहीं माने तो डंडा, सिंपल सा है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे उन्होंने खुद को स्टैब्लिश किया। अब चाहे तीनों सक्सेसर स्टेट की बात हम धीरे धीरे करेंगे और तीनों में यही होगा। शुरुआत यहाँ से होगी, चेक्स एंड बैलेंस को एलिमिनेट करेंगे, चाहे हम अवध की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, हैदराबाद की। तो किसी भी किंगडम के लिए अगर हम लिखेंगे तो मेजर पॉइंट्स ये होंगे, ये सारे लोग यही काम करेंगे, तरीके अलग अलग होंगे, है ना। गिविंग मनसब्स टू, ये मनसब है, ठीक है, पावरफुल पर्सन्स या मैन ऑफ मनी, ठीक। अब देखो, अब अच्छा एक चीज देखो, ये पावरफुल पर्सन्स कौन थे, दीज वेर द मैन ऑफ मनी। चलो अच्छी चीज तुमने बताई, कुछ एडिशनल बात बताता हूँ इसमें। देखो आकाश, तुम्हारा स्कोप अच्छा है, देखो कोई ये नहीं पूछ रहा, यही मेन पॉइंट था, ठीक है ना। हु आर द पावरफुल पीपल, दे वेर द मैन ऑफ मनी, जो सबसे अमीर लोग थे। पावरफुल होंगे कि नहीं, पैसा इज पावर। कोई गरीब जो है वो कितना भी बन ले कि हम नेता है, नेता, वो नेता नहीं है, पैसा इज पावर। तो जो मैन ऑफ मनी थे, जो इकोनॉमिकली बहुत वेल लोग थे, ठीक, उनको मनसब्स दिया जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप, पहली बात, पावरफुल पीपल, यहां मैं सिर्फ मैन ऑफ मनी की बात कर रहा हूं अभी तक। पहले मनसब्स होते थे खानदानी। जब हम खानदानी बात करेंगे तो उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट फैमिलीज। यहां पे किसको दिया जा रहा है, फाइनेंशियल फैमिलीज को, ठीक। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा पॉइंट बोला तुमने आकाश, रुको इसको समझाता हूँ। देखो, पहले मनसब्स किसको दिए जा रहे थे, खानदान, जैसे मेरे दादा मनसबदार, उनका बेटा मनसबदार और उनका बेटा मनसबदार। अब यहां ऐसा नहीं था, यहां पे जो पैसे वाले थे ना, उनको भी मनसब दिया जाने। पहले पैसे वालों को मनसब नहीं दिए जाते थे, उनका काम सिर्फ ये था लोन दे दो, लोन ब्याज वसूल लो, ये सारी काम करते थे। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि नोबल्स ने मनसब देना शुरू किया पैसे वालों को, अभी तक ये चीज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो दो तरीके के लोग थे, एक थे एरिस्टोक्रेट, एक ट्रॉली बैग आता इस नाम से, किसी को पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर ये ट्रॉली बैग आप खरीदते तो आप मनसबदार बन जाते। हाँ देखो, पता है ना, मनसबदार बनोगे आगे चल के, ठीक है। ठीक है, एरिस्टोक्रेट फैमिलीज थी जिनको मनसब्स दिए जाते थे। जब किंग किसी को मनसब देता था तो वो देखता था कि खानदान इनका मनसबदार वाला रहा है तो इनको मनसब्स देंगे। यहाँ एक नई बात आई कि जो लोग फाइनेंशियली कह सकते हो कि एबल लोग थे, फाइनेंशियली एबल या मैन ऑफ मनी, उन लोगों को मनसब्स दिए जाने लगे, मैन ऑफ मनी, पैसे वालों को, है ना। तो पहली बार जो है मनसब्स किसको दिए जाने लगे, मैन ऑफ मनी को। अब देखो, ये थोड़ा सा वो क्या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मैन ऑफ मनी होते थे इनकी इज्जत कम होती थी, कोई रीजन बताएगा अभी के सिनेरियो में कि कैसे जो मैन ऑफ मनी थे, किसी के पास बहुत पैसा था लेकिन उस टाइम पे उसकी इज्जत कम थी। अभी से कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, एक एग्जांपल के थ्रू बताओ आप, जिससे लग जाए कि हाँ ये चीज ठीक थी। अंबानी को तो नहीं बोलते अब बोलते हैं बट स्टिल, एक बात बताओ, चलो अडानी और अंबानी को बोलते हैं, ऐसे ही जो गरीब होगा उसको भी लोग बोलते ही होंगे। गरीब भी लोग होंगे, उनको कौन सा लोग बहुत इज्जत दे रहे हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ कि एक दो एरिस्टोक्रेट, कैसे ये लोग थोड़ा ऊपर गिने जा रहे हैं समाज में और ये लोग थोड़ा इनकी इज्जत कम है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैन ऑफ मनी, अरे भाई कुछ बिजनेसमैन भी होंगे यार ठीक है, ऐसा नहीं था खानदानी गरीब है, ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब, नहीं, खानदानी गरीब, खानदानी अमीर। पिक्चर नहीं देखी अंग्रेजी मीडियम, ह्यूमर बढ़ाओ थोड़ा आप लोग, बताओ। ठीक है, पिक्चर का रेफरेंस देना पड़ता मुझे डायलॉग बोलने के बाद, है ठीक है। ओके देखो, होता क्या है, जैसे अभी का सिनेरियो लेते हैं, जैसे मान लो आपकी शादी होने वाली है, रिश्ते वाले आए, दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक, ये पता चल जाए कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, बहुत पैसा है, लड़का क्या करता है, नथिंग, पैसा ऑलरेडी है आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि यू आर अ मैन ऑफ मनी, बहुत पैसा आपके पास, बट यू आर डूइंग नथिंग, ठीक। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आए, एक पैसा ज्यादा नहीं लेकिन लड़का के MBBS, किसकी ज्यादा इज्जत, सिंपल सी बात। एरिस्टोक्रेट्स, भाई मनसबदारों का परिवार, वेल स्टेब्लिश्ड लोग, भले पैसा ना हो, इज्जत बहुत ज्यादा इनकी समाज में, वो पोस्ट की इज्जत, क्योंकि ये एक सिस्टम चला है हमारे यहाँ की पोस्ट की इज्जत है। इफ यू आर लाइक नॉट द पोस्ट, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप 2 लाख की नौकरी कर लो, आप एक सरकारी चपरासी की कम इज्जत होगी आपकी, सिंपल सी बात। सरकारी चपरासी हो, आपकी 2 लाख सैलरी हो, गूगल में हो, कोई नहीं जानेगा आपको, वो बोलेंगे अरे इसकी सरकारी नौकरी। सेम बात, सरकारी नौकरी वाले लोग, ये प्राइवेट नौकरी वाले लोग, इसीलिए इनकी इज्जत कम थी, बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट, ठीक।
इनको लगा कि इज्जत के लिए कुछ करना चाहिए। राजा बोले एक काम करो, 6 करोड़ रुपया लो, जरा पेपर हमें दे दो, पेपर लीक कर दो, हम बनेंगे अब मनसबदार, है ना। तो ये एग्जाम में बैठे, लीक पेपर था ही ऑलरेडी, ये मनसबदार बन गए। तो ये समझ आया, इनकी रेस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में उतनी ज़्यादा जितनी इनकी रेस्पेक्ट थी। अब इनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस मिलने लग गई, ये तो मनसबदार थे ही, इनको भी हमने मनसबदार बना दिया। तो देखो आप, मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, पैसे से भी, पावर से भी। पावर, पैसा इज इक्वल टू मोर पावर, है ना। आकाश, ये चीज समझ आई? ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम सारे उसके लिए लिखेंगे, है ना। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें कर सकते हैं हम, एक चीज बताता हूँ अब। जैसे ठीक है, फैमिलीज को जैसे मैं बोलूँ कि अपॉइंट दियर, अपॉइंट पपेट्स, या फिर फैमिली को भी बोलूँ, ठीक है ना। अपॉइंटेड वाला पोर्शन और लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं इसको भी इसी में साथ। तो या तो पपेट्स को, या तो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, ठीक। एक एग्जांपल है इसमें, जो मुर्शीद कुली खान था, इसमें एक एग्जांपल कोट कर सकते हो आप। जो मुर्शीद कुली खान था, मुर्शीद कुली खान, ठीक है। देखो आप, मुर्शीद कुली खान, ही वॉज रिलेटेड टू बंगाल, ठीक है। ये बंगाल से रिलेटेड था, अभी आगे समझेंगे, बस एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। आप देखो एक चीज, बंगाल का नवाब था, ठीक, और साथ ही साथ ये दीवान भी था। मजे की बात देखो, एक ये अच्छा तरीका है कि नहीं, मैं दो दो पोस्ट रख लूं। रिपोर्ट कौन करेगा रेवेन्यू का? दीवान रिपोर्ट करेगा, दीवान भी मैं हूं और मेन भी मैं ही हूं। अच्छा तरीका है कि नहीं? सोचो कि डुअल पोस्ट, या तो यहां मैं किसी पपेट को बैठा देता, क्या हो कि मेरे पास दोनों पोस्ट हैं। अब तो एक और चेक और बैलेंस मैंने एलिमिनेट कर दिया कि नहीं? अच्छा तरीका था ना। नवाब तो था ही था कि भाई राजा तो मैं हूं ही एक प्रांत का, और दीवान भी मैं हूं, फिनांस मिनिस्टर भी मैं हूं। अब बताओ कौन रिपोर्ट करने जा रहा है? मैं ही तो रिपोर्ट करूंगा। मीर बख्शी को कौन करेगा? दीवान ऑफ द स्टेट, यस ना। ही इज द स्टेट फिनांस मिनिस्टर, मीर बख्शी इज द सेंट्रल फिनांस मिनिस्टर। मीर बख्शी को यही बताएगा, बोलेगा साहब इस महीने तो काम बना ही नहीं, पैसे बहुत कम आए राज्य से, मैं ही तो दीवान हूं। फिर ये समझ आया? तो ये भी एक तरीका था कि अपने ही को ये पॉइंट करवा लो दो जगह पे, क्योंकि सेंटर में कौन बैठा है? अरे मीर बख्शी छोड़ो, एम्परर की बात कर रहा हूं। हु इज द एम्परर? डांसर। उनको कहेंगे अरे ठीक है देख लो, आपको दो पोस्ट चाहिए, दो ले लो, कोई बात नहीं, अच्छा गाना चल रहा, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, दो पोस्ट रखनी रखो, बाद में बात करेंगे, मस्त गाना चल रहा, रुक जाओ बहुत। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं था उस बंदे को। देखो उसको मॉक करने का रीजन है, क्योंकि इतना लंबा राज्य करने के बाद यू आर अ फेलियर, तो ही डिजर्व सम मॉकरी। उस टाइम पे अगर मॉकरी हुई होती तो शायद वो आदमी बन गया होता, इतनी बुरी स्थिति ना रही होती, है ना। हो सकता है आज पाकिस्तान वाकिस्तान अफगानिस्तान सब हमारा ही होता, ठीक। तो ये बात है, तो ही डिजर्व सम मॉकरी। ब्रिटिशर्स शायद आते ही ना, शायद हम लोग, मैंने बोला ना कि आज से अगर हम बात करें, काफी टाइम पे पहले दो ही इकोनॉमीज थी पूरे वर्ल्ड में, और देखो वर्ल्ड फिर से वहीं जा रहा है। इंडिया एंड चाइना वर द ओनली इकोनॉमीज, सबसे बड़ी इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड में, दो इकोनॉमीज, और फिर देखो हम वहीं बढ़ रहे हैं, तीसरे पे आने वाले हैं धीरे धीरे। फर्स्ट एंड सेकंड चाइना एंड इंडिया, ऐसे ही चलता रहेगा, कभी इंडिया फर्स्ट कभी ये, है ना। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं बंगाल सूबा कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, किस तरह से यहाँ पावर आई, कौन था, इसका थोड़ा फैमिली ट्री वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, हालांकि ये चीज़ें आप पढ़ोगे, फिर भी मैं बताता रहता हूँ। बंगाल सूबा, ठीक है? चलो, बंगाल में कौन कौन से स्टेट्स थे जरा बताना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ठीक है ना। तीन स्टेट्स मिल करके इसको हम बंगाल सूबा बोलते थे, क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑटोनॉमस बंदा आएगा, नेम वाज मुर्शीद कुली खान, ठीक है ना, द फर्स्ट पर्सन, मुर्शीद कुली खान। कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया, समझा ना। कोड है 1727। अब ये जितनी बात हम करेंगे 17वीं सेंचुरी की, जब 18वीं सेंचुरी की बात आएगी तो मैं बता दूंगा। कोड इज क्लियर,
1727 याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, 1727 है ना, ठीक। ओके, मुर्शीद कुली खान ये स्टैब्लिश किया इसने कैसे, बाय डूइंग दिस, धीरे धीरे चेक्स एंड बैलेंसेस को हटाया, फिर मनसब्स वगैरह दे दिए मैन ऑफ मनी को, लो मनसब बट रहा है, फ्री मनसब, ठेले पे मनसब लेके निकला, आलू ले लो, कांदा ले लो, तो मनसब्स बांट दिए खूब सारे। मनसब्स बांट तो रहा है ये, जागीरदारी क्राइसिस को भी पैदा कर रहा है इस वजह से ये, है ना। ये छोटी छोटी बातें देखो, इससे जागीरदारी क्राइसिस को हम रिलेट कर सकते हैं कि ये नोबल्स ने क्या किया, पावर गेन करने के लिए बहुत सारे मनसबदार बना दिए, जिसकी वजह से जागीर कम होती गई, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्टेड इन जागीर क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, है ना, जिसकी वजह से शाहादत अली खान बनेगा, अभी देखना। ओके, तो पहला मुर्शीद कुली खान, देन कम्स सुजाउद्दीन मोहम्मद, सुजाउद्दीन मोहम्मद, सुजाउद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इनका टेन्योर 2739, दिस इज द कोड फॉर सुजाउद्दीन मोहम्मद। हाँ, मतलब टाइम से पहले रंगीला का टेन्योर क्या था, 1948, ठीक है। तो देखो आप, मैंने क्या बोला, औरंगजेब कब मरा, 7 में मर गया, मैंने बोला औरंगजेब के बाद कमजोर होना शुरू हो गए थे, ठीक। तो जब कमजोर हो गए तो ये भाई, जब पता चला कि मेन आदमी हाथी मर गया है, तो धीरे धीरे ये बनाते रहे बनाते रहे, जब इनको लगा कि बहुत अनस्टेबल है, उसको तो बैठाया गया था मोहम्मद साद को, उससे पहले तो मुगल्स और अनस्टेबल थे, है ना। सैयद ब्रदर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी वहाँ, तो जरूर, और सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही था ना, तो सबसे पहले बंगाल सूबा, ये इन्होंने रास्ता खोल दिया कि लो बेटा, इसके बाद आएंगे हैदराबाद वाले, है ना, ठीक है। बट अब इसका जो, ठीक है, अच्छा इनका रिलेशन क्या था, ये बंदा इसका सन इन लॉ था, सन इन लॉ, ठीक। तो एक दिन क्या होगा, बोला होगा ससुर जी मजा नहीं आ रहा ऐसे यार घूमने उमने में, एक काम करो अब हमको बनाओ आप गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक। दहेज में पूरा राज्य मांग लिया, ठीक है। तो ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुली खान। मोहम्मद एमडी, डॉक्टर नहीं था मोहम्मद, ठीक है। हाँ, पता लगे डॉक्टर की डिग्री दे दो उसको, बोलो कि भाई डेंटिस्ट था, ठीक है। हालांकि इलाज तो उसने किया काफी मुगलों का। इसका बेटा आएगा अब, इसने रूल किया अपना 12 साल अराउंड, ठीक है। फिर इसका बेटा आता सरफराज खान, सरफराज धोखा देगा, ठीक है, सरफराज खान, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान, सबसे बुरे शासकों में से एक, घटिया, वीक, ठीक। इतना वीक था ये कि इसको जो है जो मैन ऑफ मनी थे, मनसबदार बार छोड़ो, जो मैन ऑफ मनी थे उन्होंने इसको भगा दिया, मजा नहीं आ रहा तो से भाग जा, ठीक है। अच्छा, वीक था तो इसका टेन्योर कितना रहेगा, 3940, एक साल, एक साल किसी तरह चल गई गाड़ी, फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया, खत्म हो गया पहले ही, चलो निकल जाओ, ठीक है ना। ही वॉज डीथ्रोन्ड बाई अली वर्दी खान, वी है डब्ल्यू है, वी है। ही वॉज डीथ्रोन्ड बाई अली वर्दी खान। अली वर्दी खान कौन था, ये था पटना का नाजिम और मिलिट्री जनरल, ठीक है। ही वॉज नाजिम ऑफ पटना या नवाब ऑफ पटना, नवाब ऑफ पटना। तो इसको अपॉइंट किसने किया होगा, पटना का नवाब था तो हु अपॉइंटेड दिस अली वर्दी खान, कौन करेगा, पटना इज पार्ट ऑफ व्हाट, अरे पटना इज पार्ट ऑफ बिहार, बिहार इज पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का राजा कौन, सरफराज, सरफराज अपॉइंटेड दिस पर्सन अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान ने उसको कहा कि अब निकलो, ठीक है ना। एंड ही वाज द वार कमांडर एज वेल, तो नवाब ऑफ पटना एंड द वार कमांडर। जो भी पर्सन डुअल पोस्ट होल्ड करेगा, ये बात मान के चलो कि वो आगे जाके ट्रेड करेगा ही, वो गद्दारी करेगा, समझ आ रहा क्यों, दो पावर, एक तो नवाब बना दिया आपने, दूसरा आर्मी का लीडर कौन, मैं, मेरे कहने पे आर्मी लड़ेगी, मेरे कहने पे नहीं लड़ेगी, हो गई ना दो पोस्ट, डुअल पोस्ट। ऐसे ही हमने देखा मुर्शीद कुली खान का सीन, दो पोस्ट होल्ड कर ली, ऑटोनॉमस बन गया, दो पोस्ट होल्ड कर ली, एक्स्ट्रा पावरफुल, एक तो पावर थी ही नवाब,
इसको नवाब बोलूँ, नाजिम बोलूँ, सब एक ही पोस्ट है। नवाब, नाजिम, गवर्नर, 3 थिंग्स आर सेम। लिखवा रखा है ये मैंने, क्लियर होना चाहिए ना। मैं नाजिम ऑफ द स्टेट बोलूँ, नवाब ऑफ द स्टेट बोलूँ, गवर्नर ऑफ द स्टेट बोलूँ, बोथ 3 थिंग्स आर सेम, है ना। ठीक है, इसका टेन्योर क्या था? 40 to 56, 16 साल। क्योंकि ही वॉज अ वार कमांडर, तो ऑब्वियसली ठीक बंदा रहा होगा, पावरफुल रहा होगा, इसलिए इतना लंबा चलेगा, है ना, ट्रेड करने के बावजूद। अब ही वॉज डिथ्रोन्ड बाई, इसका आएगा कौन? अब देखो इस ये ना, इसका क्या बोलेंगे उसको, मतलब ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था किसका? सिराजुद्दौला का, है ना। मतलब इसका टाइम पूरा हुआ तो फिर आएगा सिराजुद्दौला। रिलेशन में बता रहा था, हालांकि रिलेशन से हमें कुछ लेना नहीं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होती है ना कि भाई कैसे ये आते जा रहे हैं। तो इनका परदादा था, परदादा, 2-3 जनरेशन पहले वाला दादा, ठीक। तो ये उसका वारिस है, दिस सिराजुद्दौला। नाम तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, राहुल। कौन था सिराजुद्दौला? हु वाज ही? हुआ सिराजुद्दौला? हाँ हाँ, ये बताओ ना, रॉबर्ट क्लाइव वेब की बात करो थोड़ा, ठीक। ओके, सिराजुद्दौला रिलेशन लिखना चाहो तो ही वॉज द ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। 7-8 बार ग्रेट लिख दो, उसके बाद ग्रैंड फादर लिख दो, नहीं दो जनरेशन लिख, ठीक है, 2 जनरेशन। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ये दादा दादा है, एंड ही इज द पोता एंड पोता। सिराजुद्दौला केम इन द पावर अगेन। अब देखो सिराजुद्दौला का वार कमांडर कौन था? दैट वाज मीर जाफर। इसका इसका जो मीर कमांड मतलब ये सिराजुद्दौला रहा। अच्छा, इसका टेन्योर लिख लो। अब सिराजुद्दौला का टेन्योर था 50। हाँ हाँ, बैटल ऑफ प्लासी में बनाया नहीं था, मीर जाफर बन गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। तो देखो, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी 57 में हो जाएगा, तो इसका एक ही साल टेन्योर चला। क्योंकि ये हार गया, तो ये हो गया कि राजा तो हार गया। अब राजा हारा तो फिर उसका वार कमांडर आ गया मीर जाफर। 57 में आता है मीर जाफर। कहाँ लिखूं? यही लिख दो, एक और बंदा आएगा अभी ना, मीर जाफर, ठीक। मीर जाफर आ गया। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का वार कमांडर। ही वाज द, हाँ तभी तो बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, हुआ सिराज, अच्छा एक चीज और लिख लेना, सिराजुद्दौला जैसे आपने बोला कि ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, तो इससे एक और चीज क्लियर होती है, ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। आखिरी इंडिपेंडेंट था। इसके बाद जो आएंगे उन पे किसका इन्फ्लुएंस होगा? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बंगाल को जीत चुके हैं। अब जो बनेगा, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स आर माई बाप, तो वो जिस पे हाथ रखेंगे, जाओ बेटा तथास्तु। ऑब्वियसली यही तो हारा ना ब्रिटिशर्स से। रॉबर्ट क्लाइव किसको हराएगा? इसको हराएगा। इसके बाद जो भी अब आगे आने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से होंगे। तो ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ, गवर्नर ऑफ, नाजिम ऑफ बंगाल। तो ये लास्ट था, इसलिए थोड़ा इसका नाम मैंने कहा, अदरवाइज हार गया एक ही साल में, पावरफुल तो नहीं था। 57 to 60 मीर जाफर, 57-60 मीर जाफर 3 साल, ठीक है। उसके बाद आता है उसका सन इन लॉ मीर कासिम। बोला ससुर जी दहेज में दे दो स्टेट, बहुत हो गया, ठीक। यहां से आएगा मीर कासिम, सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो मीर जाफर ने शादी की होगी अपनी बेटी की, तो एक दामाद मिल गया मीर कासिम। तो थोड़े दिन तक उसको लगा कि भाई हाथी घोड़े सब तो दे दिया आपने, इसका मुझे कोई लालच नहीं है। देखो एक ईमानदार आदमी से मुझे पैसे नहीं लेने हैं, एक काम करो राज्य डाल दो इधर, छू मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, राज्य डाल दो ऐसे, ठीक है। कि भाई तौबा तौबा, ईमानदार आदमी के पैसे को मैं हाथ लगाऊं? तो बोला कि एक काम करो, इधर इधर रख दो राज्य, एक काम करो, ठीक। सो ही आस्क्ड फॉर द किंगडम। आस्क्ड क्या, बोला कि ससुर जी दे दो, नहीं तो आप चले जाओगे दुनिया से। ससुर जी ने बोला ठीक है, ठीक है। तो मीर कासिम, फिर ये 3 साल, ये देखो 3-3 साल का एक जोड़ी बन रही है, 3 साल ससुर 3 साल दामाद, ठीक। मीर कासिम, तो 3 साल कितना होगा? 60 to 63, मीर कासिम 3 साल, ठीक, ठीक है। आप सोचो क्या हुआ होगा, है? बक्सर वो तो अंग्रेजों की बात हो गई। हाँ, तो दामाद ने कर दिया जबरदस्ती डिथ्रोन, ससुर गुस्सा हो गया, ससुर गया, बोला कि रुको बंदे लेकर आता हूँ। हाँ,
एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, हाँ सही बात है। ब्रिटिशर्स को लगा कि ही इज बिकमिंग मोर पावरफुल, तो बोला कि एक काम करो, ये जवान खून है, इसको हटाओ, बुढ़े को लेकर आओ। फिर से फिर आएगा कौन? फिर से मीर जाफर आया। इसने बोला बेटा दमाद अब चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया, 3 साल दहेज के लिए बहुत है। देन कम्स अगेन मीर जाफर। मीर जाफर वापस आता है, 2 साल और रहेगा ये, 63 to 65। तो जब मीर जाफर का कोड लिखोगे आप तो 2 कोड लिखना। एक मीर जाफर का कोड क्या हो जाएगा 5760 एंड देन 63 to 65, 2 बार मीर जाफर के 2 कोड, 5760 एंड देन 6365। मेक सेंस? अब ये सारी चीजें अभी कंफ्यूज मत हो ऐसे, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री हम सब बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, क्यों हटाया गया, क्या किया गया, ये सारी बातें होंगी। बट हाँ, एक फैमिली ट्री पता होनी चाहिए कि किस तरह से चीजें चलती रही। ठीक है, बस उसके बाद दैट्स इट। यहाँ पे उसके बाद कोई नहीं आएगा, सीधा अंग्रेज खुद आएंगे, अब गवर्नर्स आना शुरू होंगे, है ना। अरे हाँ बोलने भाई, प्रॉब्लम है। अरे एक देख लो, राज्य के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ लोग अपना हक नहीं बोल पा रहे हैं, बीमार हो जाओगे 3-4 दिन की पढ़ाई जाएगी। किसी को प्रॉब्लम है? एक भी बंदे को प्रॉब्लम होगी तो नहीं ऑन होगा। ओ, कर दें? देख लो, अगर लगे कि प्रॉब्लम है तो बता देना, बंद कर देंगे। ठीक है, ये बटन है, ये तो चला ही नहीं ये। अरे यार ये फैन का है यार, ये देखो ये एफ लिखा हुआ है, बताना इससे ज्यादा तेज चाहिए तो। ठीक है, बताओ, लोग अपना हक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लोग राज्य हड़प ले रहे हैं। आप लोग उस टाइम पे होते तो आता कोई, कहते ठीक है देख लो ले जाओ, राज्य ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, पता। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लोग। उस टाइम पे बंगाल सूबा में एक और इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसको बोलते थे जगत सेठ। हु वाज द जगत सेठ? इनके पैरेलली ही एक और इक्विवेलेंट पावर थी, हु वाज जगत सेठ। ठीक है, ये तो चल रहे थे। अरे बता रहा हूं, ये समझ आया ना, ये तो पावरफुल थे ही। तो जब हम आंसर राइटिंग करें उसमें हम लिखेंगे कि पावर वाज नॉट सेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। क्यों? कुछ पावर इनके पास थी, कुछ और इंपॉर्टेंट लोग थे, क्योंकि अगर ये बने हैं तो ऑब्वियसली अकेले के दम पे नहीं बने थे, इनका साथ दिया था कुछ लोगों ने, मैन ऑफ मनी। ठीक, जगत सेठ इज बैंकर्स। ठीक, जगत सेठ दे वेर द बैंकर्स, मैन ऑफ मनी। नहीं, अरे नाम से थोड़ी कि सेठ लगा दिया किसी के तो पर्सन बन गया। इट वॉज अ क्लास, होल क्लास ऑफ बैंकर्स वाज नेम एज जगत सेठ। और ये जो जगत सेठ है ना, आज जो आप जितने अमीरों का नाम आप जानते होगे, उस टाइम पैब्लो एस्कोबार और नौकर थे इनके यहाँ, ये इतना पैसे वाले लोग थे। एक टाइम था कि आई थिंक मराठाज आए उस टाइम पे, सो दे लूटेड अराउंड 6 करोड़ रुपीज, टाइम्स बाई 133, 6 करोड़ लूटा मराठाओं ने। आज से कंपेयर करोगे तो टाइम्स इट बाई 133, तो अराउंड 700-800 करोड़ रुपए बनेंगे, यही तो बनेगा, 700-800 करोड़ लूट कर ले गए इन बैंकर से। एंड दे वर नॉट बॉदर्ड, इन्होंने बोला थोड़ी बड़ी बात थी, जाने दो, 700-800 करोड़ किसी का लूट लिया जाए, दे आर सेइंग कि कोई बात नहीं। तो सोचो कितना पैसा था इनके पास, कि बोले यार कोई बात नहीं, आए लूट के लेके चले गए। ठीक है, सो दे वर द बैंकर्स, जगत सेठ। दे वर इक्वली पावरफुल बिकॉज कि उनको भी थोड़े मनसब्स वगैरह दिए गए थे और इनको इंपॉर्टेंट रोल्स मिले हुए थे। ठीक है ना, ओके। अच्छा, उस टाइम पे ये लोग करते क्या होंगे? बैंकर्स थे, लोन देना, बैंकर मतलब लोन देना। किसको? राजा ही सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, तो जनरली 2 लोगों को, एक बात बताओ, जैसे कहीं पे सूखा पड़ गया, बंगाल की बात करें, मान लो इन केस सूखा पड़ गया, तो किसानों पेजेंट से पैसा वसूल नहीं कर पाएगा कौन? कौन नहीं वसूल कर पाएगा? मैंने बोला सूखा पड़ गया, प्राइमरी जमींदार किसानों से पैसा नहीं वसूल कर पाया, लेकिन उसको पैसा किसको देना है? राजा को देना है ना, नहीं तो हटा दिया जाएगा। तो फिर क्या तरीका बचता है? लोन ले ले, है ना। तो ये पीजेड को लोन्स देता था, प्राइमरी जमींदार को, कि भाई चलो सूखा उखा पड़ गया, राजा को ज्यादा पैसा चाहिए, हमने लोन ले लिया, अगली साल फिर से फसल आएगी, घास फिर से उगेगी, घोड़ा फिर से आएगा, घोड़ा भेज के पैसा लाएंगे और थोड़ा इनका लोन वोन चुका देंगे। तो ही विल गिव लोन टू द प्राइमरी जमींदार्स, उसके बदले कुछ ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेगा, ब्याज चाहिए होगा उसको।
सेकेंडरी कुछ बिजनेसमैन, कुछ ट्रेडर्स भी आएंगे। मेरे पास आइडिया है, मुझे पता किस टाइम पे मार्केट में इस चीज़ की अगर मैं बिजनेस करना शुरू कर दूं तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो लोन के लिए कहाँ जाएगा? इनके पास जाएगा। तो जो ट्रेडर्स होंगे, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, कुछ भी बोलो आप, जिनके पास उतना अमाउंट नहीं है तो वो पैसा लेंगे इनसे। जगत सेठ पैसा देगा, वो बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके इसके इंटरेस्ट सहित पैसा लौटा देंगे, है ना। दिस इज द थिंग। अब क्योंकि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे इनका रेफरेंस जरूर देंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पर्सन थे और इन्होंने मिल करके सरफराज खान को हटाया था। ठीक है ना, सरफराज खान वॉज रिमूव्ड विद अली वर्दी खान, अकेले ने नहीं हटाया था, ये लोग भी इन्वॉल्व थे क्योंकि ये सरफराज खान से नाराज थे। ठीक, सरफराज खान इनकी दुकान में आया, 3-4 गहने लेके चला गया, अभी गुस्सा हो गए। अच्छा, तो दे वर द इंपॉर्टेंट एंटिटीज, तो ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इसीलिए इनको क्या बना दिया गया? दे वर अपॉइंटेड एज ट्रेजरर ऑफ बंगाल, खजांची, ट्रेजरर ऑफ बंगाल। ठीक है, दे अपॉइंटेड एज द ट्रेजरर ऑफ बंगाल। जो जगत सेठ थे उनको बोला गया कि भाई आप खजांची हो बंगाल के, जितने भी ऑब्वियसली जो भी पूरी फैमिलीज रही होंगी। कब हुआ? 1730s में, इन 1730s। बाद में उनको दरोगा बना दिया गया, किसका? रॉयल मिंट का। दे आर अपॉइंटेड एज द दरोगा ऑफ रॉयल मिंट, अपॉइंटेड एज दारोगा ऑफ रॉयल मिंट। क्या था बाय द वे? मिंट, मिंट, द प्लेस फॉर मिंटिंग, सिक्के के जहां बनते थे, जहां ढलाई होती थी, है ना, तो उसका दरोगा बना दिया इनको कि भाई जो सिक्के विक्के बनेंगे, क्योंकि ट्रेजरर आप हो तो उसकी देखभाल कौन करेगा? यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ द, कि भाई सिक्के बन रहे हैं उस पर ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक, ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब एक बात बताओ, ट्रेजरर ये है, तो कुछ लोग बाहर से भी ट्रेड करने आएंगे। मान लो इन केस कहीं पे अपने यहाँ, जैसे मान लो किसी राज्य में, जैसे फरीदाबाद राज्य में आए कोई बाहर का ट्रेजरर, इंग्लैंड का आया, तो वो क्या लेकर आएगा? डॉलर लेकर आएगा, उसके पास रूपी थोड़ी होगा। यहाँ रूपी चल रहा है, कोई बाहर का होगा, वहाँ कुछ और सिक्के चल रहे होंगे, वो जनरली सिक्के सिल्वर और गोल्ड के, लेकिन यहाँ पे जो सिक्के चल रहे हैं उससे वो अलग है, तो इस सिक्के से ट्रेड नहीं कर सकता, तो एक्सचेंज कौन करेगा? दीज गाइज विल। So they are also responsible for the exchange of foreign currency and the monetary policy as well. ठीक, so they are responsible for exchange of foreign currency, exchange of foreign currency and monetary policy. ठीक है, आरबीआई है ये। हाँ, तो दे आर फंक्शनिंग एज एसबीआई एंड आरबीआई बोथ। आज के सिनेरियो से रिलेट करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, बाय द वे, ओके, तनीषा इज ऑनलाइन, अगर कोई बात बतानी हो मानवी, तनीषा है, बताओ, बता दूं कि मानवी इज मिसिंग यू, आ जाओ, कुछ चांस हो तो। ठीक है, ठीक है, तनीषा, यसिका एंड मानवी सिंह हाय, अगर पॉसिबल हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। सो दीज जगत सेठ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, कि कोई अगर बाहर का बंदा हमारे एरिया में बिजनेस करने आ रहा है तो उसके पास फॉरेन करेंसी होगी, उसके पास यहाँ की करेंसी नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे? उसको लेंगे और उसको मे भी कह सकते हो कि अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेल्ट कर देंगे, मेल्ट करके जो सॉलिड बनेगा उसके बराबर की करेंसी उसको दे देंगे, थोड़ा बहुत अपना चार्ज लेकर के। यही होता है ना। आज के सिनेरियो से रिलेट करें तो किस तरह से काम करता है? जैसे मान लो कि कोई, अरे फिर भी पैटर्न वगैरह अलग होता था ना, जैसे भाई उस पर किसी राजा का सिंबल होगा, राजा भड़क जाएगा। मैं अगर राजा हूं, मेरे यहाँ किसी और का मेरे एरिया में इंटरेस्ट नहीं करना, है ना, कि भाई जैसे कुत्तों का होता है, उसके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना। भाई लड़ ही तो रहे थे वो लोग, तो इनडायरेक्टली राजा ही थे, वो भी अपने को राजा ही समझता अपने एरिया का, जाके देखो उसके एरिया में कभी। ठीक, अभी क्या होता है, जैसे मान लो फॉरेन से पैसा आया, कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास डॉलर्स होंगे, तो वो डॉलर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, भाई ये यहाँ पे जमीन खरीदेगा, सब कुछ करेगा, तो वो क्या करेगा? कोई फॉरेन का इन्वेस्टर आएगा तो वो एसबीआई के पास जाएगा, जो यहाँ के आपके कौन से बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई के पास आएगा, $1000 लेकर आया, बोला कि भाई ये $1000 है, इसके बदले हमें करेंसी दे दो, यही तो होगी। अब एसबीआई के पास भी मान लो उतने पैसे नहीं हुए, तो एसबीआई कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसी तरह से आता है,
आरबीआई के पास जो विदेशी पैसा वो ऐसे ही आता है, वो छापता नहीं है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, किसी बैंक के थ्रू आएगी, बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास, कि भाई ये लो इतना पैसा हम आपको फॉरेक्स रिजर्व दे रहे हैं, इसके बदले हमें आप करेंसी दे दो इंडियन। तो आरबीआई क्या करेगा? न्यू करेंसी प्रिंट कर देगा। यही तो बात है, जितना फॉरेक्स रिजर्व उसके रेशियो में करेंसी प्रिंट कर सकता है। 115 करोड़ का गोल्ड रखना है आपको और कुछ फॉरेक्स रिजर्व। अब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जाएगा तो आप करेंसी एक्स्ट्रा प्रिंट कर सकते हो। $1000 के बदले आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करेगा, नई करेंसी देगा एसबीआई को, एसबीआई अपना चार्ज काटेगा और बचा हुआ पैसा दे देगा उस फॉरेन इन्वेस्टर को। सेम चीज यहाँ, फॉरेन इन्वेस्टर आया कुछ मेटल लेकर के बाहर का, उस मेटल को इसने लिया, ये गए। अब देखो आरबीआई और एसबीआई दोनों यही है, बस बात समझने की ये है कि यही एसबीआई है और यही आरबीआई है, ले भी यही रहा है और दे भी यही रहा है। ही इज एक्टिंग एज वन यूनिट, आरबीआई एंड एसबीआई बोथ। ठीक, यहाँ पे दो यूनिट्स नहीं है कि हम ही डिपॉजिट ले रहे हैं, हम ही तुमको अलग से पैसा छाप के दे भी रहे हैं। ठीक, तो दिस इज द थिंग। ये समझ आया किसी को हाउ इट वर्कड? मॉनेटरी पॉलिसी जो भी चीज़ें चल रही हैं, घटाना बढ़ाना, सिक्के नए जारी करना, कुछ सिक्के जो इनकी जाली जाली होना शुरू हो गए तो उनको हटा देना सिस्टम से, ये सारा काम ये करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इतना सब कुछ कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली, है ना। तो इससे हम क्या दिखाएंगे? देयर वॉज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लिखेंगे कि नहीं कि जितने भी सूबा थे उनमें डिसेंट्रलाइजेशन था पावर का, क्योंकि पावर वॉज नॉट सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज कब थी? मुगल्स के टाइम में, कि पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड इन द किंग, एम्परर, है ना। बट हियर इट वॉज डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि किंग चाहता तो मनसबदार को हटा सकता था, किंग चाहता तो किसी और को नया मनसबदार बना सकता था, जागीर दे सकता था, ले सकता था। यहाँ पे चीजें बदल रही हैं, यहाँ सब बहुत सारे एलिट्स पैदा हो रहे हैं, है ना। तो दैट्स वाई। ठीक है, पावर वॉज डिसेंट्रलाइज्ड, ये क्लियर है। अब देखो सरफराज खान को हटाया गया, उसके लिए एक टर्म होता है कूप डी टैट। कूप डी टैट, सरफराज खान was coup d'etat by whom? Ali Vardi Khan and the Jagat Seth at that time। ठीक है, इसका मतलब होता है डिथ्रोन करना या हटा देना। he was dethroned, he was dethroned, coup d'etat। ठीक है, by whom? पहले हटाया किसको? सरफराज को, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया पाकिस्तान के लिए तो इसको हटा दिया एज अ कैप्टन, है ना। ठीक है, सरफराज खान was coup d'etat by, अरे हुआ करता था कभी किसी जमाने में, पिज्जा बर्गर खाता रहता था, उबासी लेता रहता था विकेट के पीछे से। ठीक है भाई, अली वर्दी खान प्लस जगत सेठ। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर सरफराज को डिथ्रोन कर दिया। जगत सेठ कुछ नाराज थे, इसकी पॉलिसीज वगैरह से प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, इंपॉर्टेंस कम कर दी हो तो गुस्सा हो गए हो कि भाई ये राजा अच्छा नहीं है, इसको हटाओ। अब क्योंकि ये अकेले हटा नहीं सकते थे, इनके पास पैसा, इसके पास पावर, पैसा प्लस पावर, मोर पावर, मिलकर सरफराज को डिथ्रोन कर दिया विद इन 1 ईयर, है ना। ओके, तो इसके बाद अब ये डिथ्रोन्ड हो गए। तो अगर हम अब देखें तो दो लोग थे, जब देखो सरफराज खान डिथ्रोन किया गया, अब एक नया शासक आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ? एक डायनेस्टी वाला सिस्टम हट गया यहाँ से। जब तक डायनेस्टी वाला सिस्टम था तब तक पैसा दिल्ली जा रहा था, सरफराज खान के टाइम तक पैसा दिल्ली जा रहा था। ठीक, तो जो इसका टाइम पीरियड था, यहां तक जो है मनी वॉज सेंट रेगुलरली दिल्ली, मनी सेंट टू दिल्ली रेगुलरली, क्योंकि मुर्शीद कुली खान को भी लालच था कि भाई दिल्ली में पोस्ट मिल जाएगी, तो उसके आगे वाली पीढ़ियों को भी लालच होगा, है ना। तो मनी वॉज सेंट टू दिल्ली रेगुलरली, एंड मनसबदार तो मैं ही अपॉइंट कर रहा हूं, लेकिन इज्जत रखने के लिए दिल्ली से पूछ लेते थे कि साहब इनको बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर ऐसे बोल देते थे कि देखो इनको बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फर्क है ना भाई, मैं पावरफुल हूं, उनको भी पता है कि बनाऊंगा तो मैं इसी को, लेकिन थोड़ा इज्जत रख लेते थे। जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं, या पापा लोग जैसे वो दादाजी से, अब वो दे आर पावरफुल बट स्टिल कुछ काम करते हैं तो बड़े बूढ़ों से थोड़ा सलाह ले लेते हैं, बट बड़े बूढ़े मना थोड़ी करते हैं यार, वो बोलेंगे कि देख लो बेटा तुम, अब तुम कैपेबल हो, ये देख लो, है ना। हो सकता है कुछ सजेशन सेट कर दे, लेकिन वो मना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली होना वही है। सेम चीज अगर हमें पता है कि भाई होना वही है, लेकिन इज्जत रख रहा है, तो उसको बने रहने दो, करने दो, है ना। तो
मनी वॉज सेंट रेगुलरली एंड मनसब्स वर गिवन ऑन द कंसल्टेंसी ऑफ एम्परर। ये समझ आ रहा ना? मनसब्स गिवन विद एम्परर्स चॉइस, कर लो कुछ भी बोल लो, बट असलियत तो सबको पता ही है कि क्या हो रहा था, ठीक है ना? कि एम्परर्स का भी हाँ ले लेते कि चलो हाँ ठीक है भाई, थोड़ा एम्परर को भी ठीक लगे, या ऐसे हो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि भाई कोई मुझे भी पसंद था, एम्परर को भी पसंद था, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको बना दिया। बात लेकिन यही थी कि ये ऑलरेडी सूबा बहुत पावरफुल था, तो ये जिसको चाहते थे उसको बनाते थे, एम्परर को बस बता देते कि भाई इसको बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर बोलता था कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाना चल रहा है, अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, आई एम फोकस्ड। तो ये बात थी, ठीक। अब देखो, अब क्योंकि सरफराज खान वाला जो डायनेस्टिक रूल था वो खत्म हो गया, तो जो एक लॉयल्टी थी वो ब्रेक हो गई, अलीवर्दी खान आ गया। इसके बाद आया अलीवर्दी खान, है ना? जब अलीवर्दी खान आया तो जो ये रेवेन्यू था, इसमें एक वर्चुअल ब्रेक आएगा। देयर इज अ टर्म कॉल्ड वर्चुअल ब्रेक। इसका मतलब बताता हूं आपको। मतलब जब अलीवर्दी खान आया तो जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम और मनसबदारी में कि जो मनसब्स दिए जाते थे, उसमें आ गया एक वर्चुअल ब्रेक। वर्चुअल ब्रेक क्यों बोल रहा हूं? मतलब क्या हुआ, अलीवर्दी खान दो काम करेगा। अब या तो पैसा दिल्ली लगातार नहीं भेजेगा, जब मन होगा भेज दिया, जब मन हुआ नहीं भेजा, पहली चीज, चीजें उलट गई। मनी नॉट सेंट रेगुलरली, पैसा लगातार नहीं भेजा जा रहा है दिल्ली, जब मेरा मन हो रहा है मैं भेज दे रहा हूं, जब मेरा मन हो रहा है नहीं भेज रहा हूं, पहली बात। मनसब में राजा का कोई रोल नहीं, मनसब तो यहाँ पे नो रोल ऑफ किंग, राजा का कोई रोल नहीं, खत्म। अब मैं मनसब दूंगा, आपसे पूछूंगा भी नहीं, ना बताऊंगा। आपको किसी और से पता चल गया तो अच्छी बात, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्लियर? मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक वर्चुअल ब्रेक आ गया। वर्चुअल ब्रेक क्यों बोल रहा हूं? ब्रेक तो समझ ही रहे होगे कि पैसा जो लगातार जाता था वहां पे ब्रेक आ चुका है ना? कि कभी जा रहा कभी नहीं जा रहा, देयर इज अ ब्रेक। क्यों वर्चुअल ब्रेक? क्योंकि ये सही में एग्जिस्ट नहीं करता, कि मैंने ये डिक्लेयर नहीं किया। जब मैं किसी चीज को डिक्लेयर कर दूं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तब मैं बोला कि एग्जैक्ट एब्सोल्यूट ब्रेक। जब मैं किसी चीज को डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको भी पता है ये चीज, मैसेज चला गया ना आपके पास, लेकिन अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आपके नाम पे राज करना है। समझ आ रहा ना? आई एम यूजिंग द नेम ऑफ मुगल्स, तो इसीलिए इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स अ वर्चुअल ब्रेक। कि भाई हाँ, ये ब्रेक एग्जिस्ट करता है, आपके दिमाग में चीज होना चाहिए कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, लेकिन मैं इसको ऐलान नहीं कर रहा हूँ। ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी लोगों में, मेरी इज्जत तो ऑब्वियसली बनी हुई ही है, तभी मैं यहाँ हूँ, है ना? ठीक है। तो देयर इज अ वर्चुअल ब्रेक। वर्चुअल ब्रेक का मतलब कि डिक्लेयर नहीं किया कि पैसा नहीं भेजूंगा और मनसब्स में आपकी मैं कोई राय नहीं लूंगा। समझ आ रहा है? लेकिन हाँ, इट एग्जिस्ट, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको वर्चुअल ब्रेक बोल रहे हैं। जितने मनसब्स की बात करेंगे सब में वर्चुअल ब्रेक आएगा एक टाइम पीरियड के बाद, और जनरली वो तब होगा जब डायनेस्टी वाला रूल टूटेगा। ऐसे ही हैदराबाद में होगा, किन खान जाएगा, डायनेस्टी टूट जाएगी, है ना? उसके बाद जो है, मतलब उसके जो भी सक्सेसर थे, जब वहां से रूल चेंज होगा तो देयर विल बी अ वर्चुअल ब्रेक। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे अब ये क्लियर हो जाएगा एम्परर को कि भाई अब यहाँ पे मेरा जीरो कंट्रोल, रेवेन्यू पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, मनसब्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो यार जीरो कंट्रोल, है ना? किसको मनसब देना है, किससे लेना है, देयर इज नो रूल ऑफ किंग। पहले कौन था? एम्परर का रोल था, एम्परर का रोल था, वर्चुअली आउट हुआ है, ऑन पेपर नहीं, डिफैक्टो डी जुरे। हु इज डिफैक्टो हियर एंड हु इज डी जुरे? मुगल्स, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे हाँ ना, यस, ओके, फाइन, थैंक यू, कुछ तो बोलो। कोड क्या था जरा, अलीवर्दी खान का कोड बताना बिना देखे। देख तो लिया ही होगा कई लोगों ने, चलो ठीक है, ठीक है। कोशिश करना जितनी बार ये नाम लिखो, सबके आगे कोड 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, 18 बार, 20 बार, 3-4 हजार बार लिख लो, कॉपी भर दो, कोड ही लिख डालो, एक एक कॉपी लो, उसमें खाली कोड की कॉपी बनाओ, ठीक है? एक जगह, मतलब सारे मैं बोलूंगा ये याद करने के लिए अच्छा है। एक जगह जैसे हमने मुगल्स का किया था, उनके कोड एक साथ लिख लिए थे, ऐसे कोशिश करना बंगाल सूबा बनाना, सारे एक साथ लिखना, कोड लिख लेना सबके, तो वो थोड़ा दिमाग में रह जाएगा, हेल्प करेगा आपके वनडे एग्जाम्स में। यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं टाइम पीरियड वगैरह से,
1D एग्जाम्स में पूछ सकता है ना। प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकता है कि भाई किस हिसाब से पूछ सकता है। जैसे मान लो कोई मेन आया ब्रिटिश, तो रॉबर्ट क्लाइव आ गया। अब क्लाइव के टाइम पे जो वहाँ का वो होगा कौन, रूलर ऑफ बंगाल, उसको पूछ लिया, तो अगर हमें उसका टेन्योर नहीं पता तो हम नहीं बता पाएंगे ना उस टाइम पे कौन होगा। अब हम जितने लोगों की बात करेंगे, जैसे कोई अगर मैं बोलूँ कोई घटना 43 में हुई होगी, तो मुझे पता था उस टाइम पे अली वर्दी खान रहा होगा, इसका रूल रहा होगा उसमें, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हमें टाइम टेन्योर से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक क्लियर है? जरा कुछ चीज़ें लिख लो आप, हेडिंग डालो मुर्शीद कुली खान, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लो। मुर्शीद कुली खान, तो पहला पॉइंट, ही वॉज द मेन एक्टर ऑफ बंगाल सूबा। ठीक है, प्रमुख कलाकार सन्नी देओल, बंगाल सूबा। 17 मतलब 1727 लिख लेना आप उसका कोड आगे, ठीक है ना। ही वॉज द मेन एक्टर और बंगाल सूबा। मेन एक्टर बोलने का मतलब यह था कि इसने स्टैब्लिश किया बंगाल सूबा, जब सबसे पावरफुल बना किसके, इसके मुर्शीद कुली खान के, है ना। सेकंड पॉइंट, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, बार बार उसका नाम नाम मत लिखो, मुर्शीद कुली खान के लिए कोड यूज करो आप MQK, है ना, लंबा नाम है MQK। किन कुलिस खान के लिए CQK, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ना, यस के मत लिख देना MQK CQK, है ना, ठीक है। वॉज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल सूबा, मुर्शीद कुली खान वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल सूबा अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर, है कि नहीं। उसके बाद तो फिर डायनेस्टी बन गई, ठीक। अब अगर आपसे पूछ लें कि डायनेस्टी कैसे बनी, तो आपको वो पॉइंट्स याद आने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस हटा दिया, फिर ये कर दिया वो कर दिया, है ना, ठीक है। इसको और इनहेंस करना हो तो कह देना बिमल खाया, बोला बोलो जुआ केसरी, बस ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ही सेटेड अप मुर्शिदाबाद एज कैपिटल ऑफ बंगाल, ही सेटेड अप मुर्शिदाबाद। कोई हिंदी वाला भी है ना, नहीं है, अच्छा मधु इज देयर, ओके मधु अभी बताता हूँ, वैसे कोशिश कर रहा हूँ सिंपल करने की, ठीक है। तो अगर आप लिख सकते हो इसकी हिंदी तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ही सेटेड अप मुर्शिदाबाद एज कैपिटल ऑफ बंगाल, उसने मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बना दी, ठीक है। बंगाल ऑफ रिवर हुगली, ही सेटेड अप एज कैपिटल ऑफ बंगाल, मुर्शिदाबाद एज कैपिटल ऑफ बंगाल ऑफ रिवर हुगली, ठीक है ना। किसकी ठीक है, होली नहीं आई अभी, हाँ मतलब अच्छा डबल ओ लिख दूं, नई बात कैसे नहीं है, लो ठीक, हुगली, ठीक है ना। अच्छा क्यों बनाया हुगली के पास वाले एरिया को, क्योंकि हुगली पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड के लिए, जो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, ब्रैकेट में लिखना आप, हुगली पोर्ट वाज इंपॉर्टेंट पोर्ट, हुगली पोर्ट वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर ट्रेड, तो उस टाइम पे हुगली पोर्ट इंपॉर्टेंट था, बाद में इसने कोलकाता को भी पोर्ट बना दिया, लिखना फिर आगे, बट लेटर डेवलप्ड कैलकाटा एज एन ऑल्टरनेट पोर्ट, कैलकाटा है उस टाइम तक, कैलकाटा था, कोलकाता बाद में हुआ, है ना, कैलकाटा, ठीक है। बट लेटर डेवलप्ड कैलकाटा एज ऑल्टरनेट पोर्ट, तो हुगली पोर्ट था ही, एक ऑल्टरनेट पोर्ट बना दिया कि मान लो कभी यहाँ कोई सैनिक वैनिक आके बैठ के दिक्कत हो गई, यहाँ पे आने में प्रॉब्लम होगी, है ना, INS गाजी खड़ा हो गया तो उधर चले जाएंगे, ठीक है। गाजी अटैक मूवी देखी कि नहीं देखी, देखी ना, अच्छा अच्छा, INS तो अपना था, विक्रांत था ना, विक्रांत था, कौन था, अरे ये बाइक किस पे बनी थी, वी विक्रांत पे बनी थी ना, तो विक्रांत ही था शायद, नहीं, हाँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैनुपुलेट करने का काम विक्रांत ने किया था, वो मारा किसके गया, तो आपको पता है किसने मारा था उसको, कौन सी थी, INS राजपूत,
यही उसको मैनिपुलेट करके गोवा तक लाया गया कि भाई गोवा में तो बहुत सारे लोग हैं, वहीं चलो। और आईएनएस राजपूत ही एकमात्र सबमरीन थी हमारे पास जो आईएनएस गाजी के उनके पाक वाले गाजी के बराबर थी। हाँ, तो आईएनएस राजपूत वहां पहले से इंतजार था, बेटा रेंज में आओ एक बार, है ना। तो मैनिपुलेट करके ले आए, फिर आईएनएस राजपूत ने उसको मार दिया था। किस चीज की बात हो रही, कुछ समझ आ रहा है? नहीं, गाजी अटैक एक पिक्चर है, कुछ देश वाली पिक्चरें देख लिया करो। इट वॉज अ वेरी गुड मूवी, आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको देखना। कि एक टूटे फूटे सबमरीन से हमने पाकिस्तान का जो बेस्ट सबमरीन था गिवन बाय अमेरिका, इट वाज द टॉप सबमरीन एट दैट टाइम। अभी हाँ, अभी हाँ, अवशेष जो टूटे हुए थे ना। तो ठीक है, बाकी लोग अपनी बात करने में बिजी हैं, बताओ इतनी देशभक्ति वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके ओके, आगे आगे लिखना आप नेक्स्ट पॉइंट। जैसे हमने बात की थी, एक तो वो नवाब था, दूसरा क्या था, वो दीवान था। मुर्शीद कुली खान वॉज दीवान। मुर्शीद कुली खान MQK वॉज दीवान, वो दीवान था। अगर दीवान में किसी को प्रॉब्लम है तो कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू लिख लो, आप फिनांस मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिख लो, कुछ भी लिख लो, आगे ब्रैकेट में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। ही वॉज दीवान सिंस 1700, सन 1700, सिंस 1700। वॉज मेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉज मेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा बाई, वॉज मेड डेप्यूटी गवर्नर, नायब नाजिम, याद है ना, डेप्यूटी गवर्नर नायब नाजिम। ओके, ही वॉज मेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा, गवर्नर ऑफ उड़ीसा बाई फारूक सियार। फारूक सियार ने इसको ये बना दिया। देखो इसको, तो किसी के पीछे की क्या स्टोरी रही, आप समझ लो, इसको इंपॉर्टेंस मिलती जा रही, मिलती जा रही है। ही वॉज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, एंड देन गवर्नर ऑफ उड़ीसा भाई फारूक सियार, फारूक सियार ने बना दिया। इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो अब ये इंतजार कर रहा है कि कब मैं ज़्यादा पावरफुल होऊंगा, जिस दिन पावरफुल होगा उस दिन भगा देगा। ठीक है, ओके ओके, एंड देन लेटर, लेटर was made Najim of Bengal and later made Najim of Bengal सूबा। ठीक है ना, लेटर was made नाजिम मतलब गवर्नर, लिखना चाहो लिख लो याद रखने के लिए। ठीक है, नाजिम ऑफ बंगाल सूबा कब बना था, 1717 में, 1717 was made बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल सूबा इन 1717। और आई होप ये क्लियर है कि ऑलरेडी ही वॉज द दीवान ऑफ बंगाल, आगे लिख लो कि ही वॉज ऑलरेडी दीवान ऑफ बंगाल। दीवान तो था ही, गवर्नर भी बन गया, पावर बढ़ती जा रही है। इससे यहां क्या हो रहा है, इट इज द ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ मुर्शीद कुली खान। पावर जरूरत से ज्यादा उसके पास कंसंट्रेट होती जा रही है ना। एक लाइन में इस चीज को लिख लो, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन मुर्शीद कुली खान बिकॉज ही इज होल्डिंग सो मेनी पोस्ट्स। तो पावर जो है, जो शक्ति है, उसका केंद्रीकरण हो रहा है मुर्शीद कुली खान की तरफ। ठीक है, ओके, मतलब जहां आपको लगे कि कुछ भी हिंदी नहीं आ रही है, डीथ्रोन्ड मतलब ये देखो तख्ता पलट। ठीक है, तख्ता पलट, एक चारपाई सो रहा था उसको ऐसे उलट दिया तो उसको हमने डीथ्रोन्ड बोल दिया। ठीक है, तख्ता पलट दिया उसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, ही वाज ऑलरेडी दीवान। दिस एंडेड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन बंगाल, इट लीड्स टू, है ना, दिस एंडेड कि मतलब जब वो गवर्नर और दीवान दोनों बन गया, दिस एंडेड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन बंगाल। बंगाल में जो चेक और बैलेंस का सिस्टम था कट हो गया, क्योंकि अब रिपोर्ट मैं ही करूंगा मीर बख्शी को, और ऑलरेडी राजा भी मैं ही बन गया हूं, है ना, गवर्नर बन गया हूं। ठीक है, आगे एक पॉइंट और आप लिखना चाहो तो यही लिख लो, ये आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा कि ही अपॉइंटेड, मतलब कि मुर्शीद कुली खान अपॉइंटेड रिलेटिव्स एज ऑफिशियल्स इंश्योरिंग लॉयल्टी ऑफ मनसबदार्स। मुर्शीद कुली खान अपॉइंटेड रिलेटिव्स एज ऑफिशियल्स, जो पोस्ट थी उस पर अपने रिलेटिव्स को बैठा दिया, टू इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ मनसबदार्स, ताकि मनसबदार्स की लॉयल्टी बनी रहे, सिंपल सी बात। However, he continued sending the money to
द सेंटर और टू द एम्परर, उसने पैसा भेजना बंद नहीं किया था क्योंकि पोस्ट की लालच थी कि एक दिन आएगा मैं एम्परर बनूंगा, है ना। ही कंटिन्यूड सेंडिंग द रेवेन्यू, लिख लो, पैसा लिख लो, मनी लिख लो, रकम लिख लो। ही कंटिन्यूड सेंडिंग रेवेन्यू टू मुगल एम्परर। कुछ हाइलाइट्स लिख लो आपको, हाइलाइट्स ऑफ हिज रेन, बारिश वाला रेन मत लिख लेना, ठीक है, ये किंग वाला है। तो हाइलाइट्स ऑफ हिज रेन, जो उसका समय काल था उसमें कुछ जो चीजें थी। पहली बात, पहला पॉइंट, देयर वाज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजा पावरफुल तो मतलब फ्रेजाइल पॉलिटी नहीं थी आकाश, है ना, उस टाइम पे उसके, क्योंकि फ्रेजाइल पॉलिटी ऑलरेडी कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, मुगल्स, तो इसके लिए ये यहाँ स्टेबिलिटी थी क्योंकि वो पावरफुल था, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बंगाल सूबा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके ओके, ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो ड्यूरिंग हिज पीरियड एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी बूस्टेड, मतलब कृषि का जो क्षेत्र था उसमें बूम आया, वो तेजी से बढ़ा। जिस खेत में 10 किलो अनाज पैदा होता था वहां 20 किलो अनाज पैदा होने लगा। जादू ठीक है, धूप मिलते ही उसने छड़ी घुमाई, दो दो दुगना, ठीक है, लगान भी दुगना देना होगा दुगना लगान देना होगा, ठीक है। ओके, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर, नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर वेरी एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, he was also known for very efficient revenue administrator, कि मतलब वो इसके लिए भी जाना जाता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मांग रहा है। एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, कि उसके टाइम पे जब वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर बना तो वो कर उतना ही वसूलता था जितना वाजिब हो। ये भी एक अच्छा तरीका है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कर वसूलोगे पीजेंट्स क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे, विद्रोह हो जाएगा। तो देखो आप अच्छे एक चीज से नहीं बनोगे कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके जो आप रूल्स वगैरह बना रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं। एक तरह से आप पावरफुल हो ही रहे हो, आपके जो नियम है वो भी आपको और मजबूत करते जा रहे हैं। आप किसानों की, सीधा किसानों का लगाव किससे होगा, आपसे होगा, क्योंकि भाई ये राजा है तो हमको कम ब्याज देना पड़ रहा है, कोई और आ गया तो हो सकता है दुगना लगान देना पड़े, क्रिकेट खेलना पड़े, लगान माफ हो जाए ठीक, तो ये बात थी। तो देखो ये तरीका था, ठीक है। ओके, तो ड्यूरिंग मुर्शीद कुली खान, ड्यूरिंग MQK, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग MQK, मुर्शीद कुली खान के समय के दौरान, देयर वाज अ राइज ऑफ जमींदार्स, जमींदारों की संख्या बढ़ी, मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों की संख्या बढ़ी, देयर वाज अ राइज ऑफ जमींदार्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स, ठीक, जमींदारों की संख्या बढ़ी, व्यापारियों की बढ़ी, एंड देन बैंकर्स, जगत सेठ की संख्या बढ़ी, ठीक, हु वर लॉयल टू हिम, जो उसके लिए लॉयल थे, उन्हीं की संख्या बढ़ रही थी, बाकी की संख्या कम हो रही थी, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, एक और चीज हुई उसके टाइम में जो डिफरेंट होगी किसी और सूबा में, दैट इज इंटरमीडियरी जमींदार को ज्यादा पावर मिल गई, जिसकी वजह से वो प्राइमरी जमींदार को सप्रेस करते थे ज्यादा रेवेन्यू के लिए, ठीक। तो ड्यूरिंग हिज टाइम इंटरमीडियरी जमींदार, जो बीच के जमींदार थे, वो ज्यादा पावरफुल बनाए गए और उन्होंने सप्रेस किया किसको, प्राइमरी जमींदार्स को, ज्यादा रेवेन्यू के लिए, है ना। तो ड्यूरिंग हिज पीरियड इंटरमीडिएट जमींदार वर मोर पावरफुल, हेंस दे सप्रेस्ड द प्राइमरी जमींदार्स फॉर द मोर रेवेन्यू और समथिंग लाइक दैट, है ना। इंटरमीडिएट जमींदार्स को ज्यादा पावर दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइमरी जो जमींदार थे, जो प्राथमिक जमींदार थे, उनको सप्रेस किया कि थोड़ा पैसा ज्यादा लाओ, पैसे की ज्यादा जरूरत है ना। है, हाँ हाँ हाँ, मतलब कि हाँ वो तो ठीक बात आपकी है कि मतलब अभी देखो, मैंने ये नहीं बोल, अब देखो क्योंकि नोबल बना तो इसने जमींदार को बढ़ा दिया होगा, ऑब्वियसली मनसब बढ़ाए होंगे, है ना, मनसबदार बढ़ा दिया, पैसे बोल रहे हो, जमीन छोटी हो गई,
हो गई ना। जमीन छोटी हो गई तो इसने रेवेन्यू भी तो कम कर दिया। मेरे पास 10 बीघा खेत था तो मुझसे 1000 रुपये रेवेन्यू लिया जाता था। अब मेरे पास अगर 100 बीघा बचा तो हो सकता है मुझसे 50 रुपये रेवेन्यू लिया जाता हो। रेवेन्यू को उसी रेशियो में कम किया इसने। देखो आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो पैसे कम नहीं हुए। एक बात बताओ, अगर मैं 1000 रुपए 100 बीघा जमीन से कमा रहा था, ठीक, 1000 रुपए अभी भी मेरे पास आएंगे, लेकिन वो 100 बीघा जमीन जैसे टुकड़ों में बढ़ गई, वैसे 1000 रुपए भी मैंने टुकड़ों में बांट दिए। कान को मैंने घुमा के पकड़ा, सोच के देखो। एक जॉब से मैं 100 रुपए कमा रहा था, 8 घंटे दे रहा था, अब मैंने 4-4 घंटे की 2 जॉब पकड़ ली, स्टिल आई एम अर्निंग 100 रुपीज। रेवेन्यू में कमी नहीं आई, तरीका बदल दिया मैंने लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। लोगों को ये नहीं समझ आता कि हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे पास ज़मीन भी ज़्यादा है। लोगों को ये लगा कि चलो ज़मीन हटी तो, लेकिन पैसा भी अब हमें कम देना पड़ रहा है। कान को घुमा के पकड़ लिया। ये समझ आया? रेवेन्यू उतना ही आ रहा था उसको। देखो आप, जो भी राजा और वो बन रहा है वो कोई भलाई के लिए नहीं बन रहा है। आज भी यही सीन है, कोई नेता वेता भलाई के लिए नहीं होते। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है। तो इंटरमीडियरी जमींदार ड्यूरिंग द मुर्शीद कुली खान वेर मोर पावरफुल, है ना, जिसकी वजह से उसके आने वाले टाइम में हो सकता है कि किसान जो है पीजेंट रिवोल्ट कर दें। अगर इसका डिक्लाइन की हम बात करेंगे तो ये एक रीजन दे सकते हैं ना कि भाई हेंस प्राइमरी, अगर जो इंटरमीडियरी जमींदार है वो किसको दबा रहे हैं? प्राइमरी जमींदार को। प्राइमरी जमींदार किसके लिए मसीहा है? किसानों के लिए। अगर आपके मसीहा को कोई दबाएगा तो डायरेक्टली वो आप पे वार कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट्स हुए होंगे। आगे आने वाले टाइम में जब इनका डिक्लाइन होगा उसमें एक रोल है, ये भी हम डाल सकते हैं कि भाई हेंस इंटरमीडियरी जमींदार ज़्यादा वो थे तो वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे प्राइमरी जमींदार को, क्योंकि प्राइमरी जमींदार डायरेक्टली कनेक्टेड थे किसानों को। भाई प्राइमरी जमींदार पे लोड आएगा तो वो किस पे लोड डालेगा? किसानों पे। अल्टीमेटली रिवोल्ट होने के चांसेस है ना, तो इसको हमें एज अ पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये देख लो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट। ओके, बाई 1727, बाई 1727 15 इंटरमीडियरी जमींदार, 15 इंटरमीडियरी जमींदार पूरे उसके बंगाल सूबा के, ठीक है ना। 15 इंटरमीडियरी जमींदार कलेक्टेड अराउंड 50% रेवेन्यू ऑफ बंगाल सूबा। मतलब सोच लो कितना पावर दिया गया। बंगाल सूबा कितना बड़ा था? सिर्फ 15 जमींदार मिलके 50% से ज्यादा रेवेन्यू वसूल रहे हैं। 15 लोगों को जरूरत से ज्यादा पावर दी जा रही है ना। कलेक्टेड मोर देन 50% या अराउंड 50% रेवेन्यू ऑफ बंगाल सूबा। सिर्फ 15 जमींदार। अभी हमें सुनने में बंगाल छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जा करके देखो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्य बड़े, इनमें 15 जमींदार आधे से ज्यादा रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं। इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बाकी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, है ना। एक और देखो आप, रीजन बन रहा है कि आपको हटाया जाएगा, आगे बन रहा है ना। दीज आर फ्यू थिंग्स। कुछ लोग होंगे नाराज होंगे, जो जगत सेठ बैठे होंगे वो नाराज होंगे कि जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप उसको कैसे दे रहे हो। मैं भी आपके लिए लॉयल हूँ। ओके, देन मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान गॉट डन डिटेल्ड सर्वेज ऑफ, सर्वे की शुरुआत कर दी अंकल ने। गॉट डन डिटेल्ड सर्वेज, उसने डिटेल सर्वे करवाए, विस्तार से सर्वे करवाया, ऑफ रेवेन्यू पेइंग एरियाज, जो एरियाज कर पे कर रहे थे या कर दे रहे थे, उन एरियाज का सर्वे करवाया। डिटेल्ड सर्वे है ना। एंड एडेड बेटर बेटर रेवेन्यू पॉलिसी बोल दिया क्या? अब इसको हटाना पड़ेगा। बेटर रेवेन्यू असेसमेंट, ठीक है। तो सर्वे करवाया, थोड़ी अच्छी चीजें ऐड कर दी, जैसे कहीं पे ज्यादा सर वसूल कर रहे थे तो उसको ठीक ठाक कर दिया कि चलो, ठीक है ना। ओके, फिर जो जमींदार रेजिस्ट कर रहे थे रेवेन्यू देने के लिए, उनको पनिश किया। कैरेटनिस्टिक पॉलिसी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बंगाल, ठीक है, इतना बहुत है। अब सिंपल सी बात है, इसमें एक और पॉइंट ये था कि जो मनसबदारों ने मना किया, ठीक, उनको जो है शिफ्ट कर दिया। अगर वो वतन जागीर वाले थे तो उनको तनख्वाह मनसबदार बना दिया, उनकी इज्जत कम कर दी, पावर कम कर दी। ये जो तनख्वाह थे उनको हटा दिया, किसी और को अपॉइंट कर दिया, है ना।
जो अपोज कर रहेगा बेसिकली या तो उसको हटा दिया या तो उसकी पोस्ट कम कर दी। जो मना कर रहे थे कि भाई 400 रुपये मांग रहा था, बोले 80 ही देंगे, एक काम करो वतन जागीर है आपके पास, इसको तनख्वाह बना दो, सैलरी लो, काम करो, 80 रुपये दो, कोई बात नहीं है ना, पैसे की चिंता हम कर लेंगे। और एक पॉइंट और लिखना चाहो तो ये इसने कुछ बंगाल और उड़ीसा के कुछ एरियाज को इसने खलीसा लैंड बना दिया। ठीक है, तो कुछ एरियाज को बंगाल और उड़ीसा के ही कन्वर्टेड देम इनटू खलीसा लैंड कि डायरेक्ट रेवेन्यू मैं वसूलूंगा। और ये कौन से एरियाज होंगे जनरली, जहाँ के वो जमींदार से मना कर रहे होंगे, जो रजिस्ट कर होंगे कि भाई हम इतना नहीं देंगे, उसने बोला कि रुको इसको खलीसा लैंड बना देता हूँ। एक तरीका यह था कि हमने क्या कर दिया, डिमोशन कर दिया। एक तरीका यह था कि उसको खलीसा लैंड बना दिया कि लो अब सीधा रेवेन्यू मैं वसूलूंगा, काम खत्म है आपका, जितना मन होगा उतना मैं वसूलूंगा। ये कुछ बातें थी मुर्शीद कुली खान की। क्लियर? चलो अब आते हैं जरा हैदराबाद पे। नेक्स्ट सूबा इज हैदराबाद। बंगाल सूबा से किसी को कोई प्रॉब्लम? जिसको प्रॉब्लम है मुर्शीद कुली खान से मिल सकता है जाकर के, ठीक है, क्योंकि ये उसकी पॉलिसीज हैं, उसने किया जो किया। ठीक है, तो हैदराबाद सूबा। पहला कौन होगा? अभी तक जितने भी स्टेट्स की बात करें दे आर सक्सेसर स्टेट, ये क्लियर है ना। चाहे मैं बंगाल की बात करूं वो भी सक्सेसर स्टेट है, हैदराबाद भी सक्सेसर स्टेट है, अवध भी सक्सेसर स्टेट है। व्हाई इट इज कॉल्ड ए सक्सेसर स्टेट प्रियंका? मतलब वी आर रूलिंग इन द नेम ऑफ मुगल्स, ठीक है ना, जो भी मुगल्स के नाम पे। एक टाइम आएगा जब मराठा सोचेंगे कि लाओ एम्परर बना दें अपने बंदे को, अब हम घोषित कर दें कि अब मुगल्स नहीं, मराठाज आर द एम्परर्स। लेकिन उस टाइम पे कौन आ जाएगा बटर चिकन खाने? अहमद साहब दाली। उसको बटर चिकन खाना था, ये रास्ते में आ गए, बोला चलो निकलो। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे चिनकुलिच खान। मेन एक्टर इज चिनकुलिच खान। अब एक मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आप आगे लिख पाओ। अब मैं इसके पॉइंट्स मेन मेन बता देता हूँ, इसको आप इसी तरह से कैसे लिख सकते हो कि भाई रेन में उसके क्या हुआ, क्या क्या किया, एक आइडिया मिल गया ना। अब इसकी सारी डिटेल्स बता दूंगा तो आप लिख पाओगे। चिनकुलिच खान, इसने बोला कि ये नाम तो अच्छा है चिनकुलिच खान, लेकिन कुछ और नाम होना चाहिए मेरा, तो मैं आपको घोषित करता हूँ निजाम मुल्क, पूरे मुल्क का निजाम हूं मैं। तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज निजाम उल मुल्क। इट्स जस्ट अ टाइटल है ना, निजाम उल मुल्क, कि एक राज्य का निजाम, इसने बोला कि हम पूरे मुल्क के निजाम। ठीक है, निजाम उल मुल्क, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज निजाम उल मुल्क। या इसका एक और नाम था, इसके मम्मी पापा इसको बुलाते थे असफ जहां, असफ जहां फर्स्ट। ओके, द टाइम पीरियड वाज 2448। बंगाल सूबा ने रास्ते खोल दिए थे 2448। किस सेंचुरी की बात हो रही है? 17th सेंचुरी की। क्लियर है आकाश, कोई दिक्कत? तीन नाम, ठीक। इसका सक्सेसर आएगा, द नेम इज, व्हाट इज द नेम? हिज नेम इज नाजिर जंग, आफ्टर हिम। अभी ये फैमिली ट्री बना रहे हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या चीजें हुई। नाजिर जंग, द टाइम पीरियड वाज 48 to 50। कमजोर शासक, प्रोटीन की कमी थी इसमें, कमजोर दुबला पतला, 2 साल तक रहा है। देन कम्स मुजफ्फर जंग। देखो इसकी फैमिली ट्री याद करना आसान है, देखो जंग 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 होता जा रहा है ना। मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, क्योंकि ये लड़ते ही रहे पूरी जिंदगी, इसीलिए नाम जंग पड़ गया। मुजफ्फर जंग, इसका टेन्योर सबसे लंबा रहा, 3 महीने का। ठीक है, 50 to 51 ओनली 3 months। 3 महीने बाद क्या हुआ होगा सोचो? ही वॉज किल्ड। मतलब रिलेशन सच कुछ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इनमें सारे रिलेटिव ही होते थे। समझ? ठीक है, हो सकता है कि जो भी हो, ठीक है, हो सकता है ये इसका मामा रहा हो, ये ये इसका बेटा रहा हो। ठीक है, ठीक है। मुजफ्फर जंग सिर्फ 3 महीने, ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड, बहुत बुरी तरीके से मारा था बेचारे को। मुजफ्फर जंग के बाद आते हैं सलाबत, सलाबत, सलाबत जंग, द टाइम टेन्योर इज 5162। सलाबत जंग, आफ्टर सलाबत जंग लास्ट इज निजाम अली खान।
निजाम अली। द टाइम टेन्योर इज 6203। 6203 कहाँ पहुंच गए? 18th सेंचुरी। समझ आया? ठीक है ना? पूरा लिखना हो लिख लो आप। 1672 to 03 मतलब, या फिर ऐसे बोल दो कि 1803। लास्ट। अब देखो आप, ये होगी फैमिली ट्री ऑफ हैदराबाद सूबा कि भाई ये रूलर, इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद ये है ना? ओके, देन आप देखो कि स्टैब्लिश कैसे किया चिनकुलिश खान ने। मेन एक्टर इज चिनकुलिश खान। ये हो गया। स्लाइड चेंज कर दो। CQK, चिनकुलिश खान। तो हाउ ही स्टैब्लिश्ड? एक बात बताओ, टाइम टेन्योर देख लिया, इसके टाइम पे कौन राजा रहा होगा, एम्परर कौन था? डांसर। ठीक, क्लियर है? डांसर वॉज द किंग। अब डांसर इज ऑलरेडी वीक। चिनकुलिश खान किसी और की मौत का कारण भी था। किसकी? किसकी मौत का कारण था? हाँ, शहादत अली खान की मौत का कारण। क्यों? क्योंकि इसको बना दिया गया था मीर बख्शी। यही रीजन था ना, सुसाइड के रीजन था किसी की। तो देखो, अगर मुझे मोहम्मद शाह को कमजोर करना है, रंगीला को कमजोर करना, सबसे पहले मुझे किसको मारना पड़ेगा? सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया? सैयद ब्रदर्स का काम तमाम किया। सैयद ब्रदर्स वर एलिमिनेटेड। सैयद ब्रदर्स का खात्मा। सैयद ब्रदर्स मरेंगे तो कमजोर कौन होगा? सैयद ब्रदर्स कब मारे गए? 1720 में। ठीक, 1720 में काम खत्म किया इनका। पहले सैयद ब्रदर्स को मारा। अब रंगीला क्या करेगा? रंगीला डांस देख रहा है ऑलरेडी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जो आका थे वो मर चुके हैं। उसको लगा साइड सॉन्ग लगाओ, अब थोड़ा साइड सॉन्ग लगना चाहिए। ठीक, डांस तो मैं देखूंगा, क्योंकि आका मर गए, मैं दुखी हूं, तो थोड़ा साइड सॉन्ग चलाओ। जगजीत सिंह का कहाँ तुम चले गए वाला गाना चला दिया। अब बैठ के देख रहा है, रो रहा है। ठीक, और पीछे से हिप हॉप करता हुआ कौन आ रहा है? पीछे से ये आ रहा है, चिनकुलिश खान। इसने बोला कि देखो, अब तो तुम्हारे आका रहे नहीं, अब मैं क्या बनूंगा? अलवी और मीर बख्शी। ठीक है, अलवी और मीर बख्शी। अच्छा, तो ये ऑब्वियसली इसके बाद मीर बख्शी बन गया। उससे पहले एक चीज और देखो, चिनकुलिश खान इस आया कैसे? ही वॉज द लीडर ऑफ तुरानी ग्रुप। ठीक, ऑलरेडी पावरफुल था कि नहीं? लीडर ऑफ तुरानी ग्रुप, फिजिकली पावरफुल एंड देन आर्मी वाइज भी पावरफुल। मीर बख्शी बन गया, मतलब पैसे वाइज पावरफुल। पावर सेंट्रलाइज होती जा रही इसके पास। ठीक है, हाँ। ठीक, मीर बख्शी बना। जब मीर बख्शी बना, इसने बोला मजा नहीं आया, एक काम करो रंगीला साहब, एक और पोस्ट दो। तो इसको मिल गई वजीर की पोस्ट। इसने बोला कि आई एम योर वजीर। रंगीला ने बोला ठीक है, उसी का मौका है, बढ़िया गाना चलाओ। ठीक है, वजीर कब तक रहा ये? 1722 to 24, 2 साल इसने अपने आप को वजीर बना दिया। बोला कि आज से मैं आपका वजीर हूँ, आपको पता नहीं लेकिन मैं हूँ। ठीक, ऐसे ये रिक्वेस्ट नहीं होती थी, ये बताते थे कि देखो एकाएक से मुझे सपना आया कि मैं वजीर बन गया रात में, तो आज से मैं आपका वजीर। ठीक है ना? तो जब ये वजीर बना, तो उस टाइम की जो मेजर प्रॉब्लम थी, मैंने बताया कि जागीरदारी क्राइसिस वाज द मेजर प्रॉब्लम 1720s में, है ना? तो इसने कोशिश की एज अ वजीर, क्योंकि भाई ठीक ठाक पर्सन था, तो इसने कोशिश की कि जागीरदारी क्राइसिस को थोड़ा रिजॉल्व किया जाए। तो ही ट्राइड सॉल्विंग दैट जागीरदारी क्राइसिस बट ऑब्वियसली कुडंट सक्सीड। तो इसने कोशिश किया कि जो जागीरदारी की क्राइसिस चल रही है उसको थोड़ा रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व कैसे होगा? रिजॉल्व करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत काम वाम किया, बट हुआ नहीं। बेसिकली अगर हुआ होता तो बात अलग होती, बट सैयद ब्रदर्स को मार के बोला सैड सॉन्ग चलाओ। हाँ, मीर बख्शी बन गया, वजीर बन गया, 2 पोस्ट। ठीक, मीर बख्शी क्या था? सेंटर, सेंटर का। वाह वाह वाह, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ये हैदराबाद की बात चल रही है, रंगीला हैदराबाद में था। अरे भाई, जो फंक्शन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, मेन फंक्शन डांस वांस वहां चल रहा है। तो ये कब हैदराबाद जाएगा? देखो अभी मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये तो देखो 1720s की। हाँ, ये क्यों गया? एक रीजन मैंने बताया था, एक बात बताओ। जब मोहम्मद साहब ऑलरेडी, सैयद ब्रदर्स मर गए,
तो मोहम्मद शाह किसकी शरण में आ गया? चिनकुलिश खान की। और मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, ये कब हैदराबाद जाएगा, कब वहां पे खुद का रूल स्टेब्लिश करेगा। ये देखो एक बैकग्राउंड बताता हूं आपको, बीच में नादिर शाह भी आएगा। टाइम टेन्योर देखो नादिर शाह का, इसी ये रहा होगा दिल्ली में जब नादिर शाह आएगा। सोच के देखो, अगर आपके सामने आप जिसको आइडियल मानते हो वो एकदम माई बाप पे आ जाए, आपको लगेगा ना कि भाई ये क्या आदमी है यार, डिग्निटी खत्म है इसकी, तो कोई लगाव नहीं रह जाएगा। प्लस इसको ये भी डर होगा कि कहीं मेरे पीछे से हैदराबाद को कौन ना हड़प ले। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ लेटर लेटर पार्ट, हाँ बिल्कुल बाद में बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो आप, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे देखो नादिर शाह आ गया, एंड हु स्टार्टेड बिहेविंग मीक, कौन एकदम लाचार को बन गया? रंगीला। रंगीला वॉज वेरी लाचार। तो एक तो इसका मन ऐसे खत्म होगा कि भाई कुछ तो डिग्निटी दिखा, कम से कम मेरी तो इज्जत रख। एंड इसको बनाएगा कौन? मीर बख्शी। एग्जैक्टली नादिर शाह ने मीर बख्शी बनाया, क्योंकि ये पावरफुल था। तो ही वॉज मेड मीर बख्शी बाई नादिर शाह, ठीक है ना, क्योंकि नादिर शाह को लगा कि इसके खिलाफ जाना गड़बड़ हो सकती है, हैदराबाद जैसा बड़ा सूबा इसके कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो देखो अब मीर बख्शी इसको नादिर शाह ने बनाया, लेकिन क्योंकि बहुत मीक बिहेव कर रहा था कौन? रंगीला, तो इसके मन हट गया। दूसरा एक और डर था इसको, मराठाज वर इमर्जिंग। मराठा याद है वो पीछे जो मैप बनाया था कल? अगर आप हैदराबाद और वो रीजन देखोगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। इधर कहीं अवध आएगा, इधर हैदराबाद है, इधर महाराष्ट्र है, बाउंड्री लग रही है ना। तो इसको डर होगा कि नहीं मराठास ना कैप्चर कर लें, तो ये दिल्ली छोड़ के वापस आ जाएगा। तब फिर ये वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा अपने रूल को, द हैदराबाद सूबा, ठीक है ना। ये समझ आया? ठीक है, बाय द वे कोशिश की, रिजॉल्व कर ले, हुआ नहीं, जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है ना। ये सारी जो कहानी बताई, ये समझ आया? दिल्ली से मन हट गया इसका, अब ये वापस आएगा। जागीरदारी क्राइसिस इज जमीन कम मनसबदार ज्यादा, तो जमीन कम होती जा रही है। तो इसने क्या बोला, जागीरदारी क्राइसिस रिजॉल्व करने की कोशिश क्या की इसने? वो 5% लोगों को बुलाया। मैंने कितना लैंड होल्ड कर देते वो 61%। उसने बोला कि भाई इतना लेकर के बैठे हो, कल को विद्रोह उससे पहले काम करो, थोड़ा थोड़ा दे दो। यही तो एक तरीका है कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो थोड़ा कम ज़मीन वालों को दे दें। बहुत सारे लोग ऐसे भी मनसबदार बनाए गए थे जो वेटिंग लिस्ट में थे कि अब ये 2 साल बाद आपको ज़मीन अलॉट होगी। बहुत सारे मनसबदार ऐसे हैं इसमें बनाए गए जिनको ज़मीन अभी मिली नहीं है, उनको बोला गया कि 2 साल बाद आपका नंबर आएगा। जब उनका 2 साल बाद नंबर आएगा तो फिर वो क्या करेंगे? एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होगा ना कि किसी और को ही ज़मीन अलॉट हो चुकी होगी 3 साल बाद, मेरे पास 1 साल रहेगी, तो मैं मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूँगा? इससे जितना लूट सकता हूँ लूटूंगा। जो लीड करेगा पीजेंट्स के रिवोल्ट को, है ना, उसी से बनेगा जाट किंगडम। जो जाट किंगडम बनेगा, जाट्स वर फार्मर्स, मैंने बताया था ना, पीजेंट्स। जाट वॉज नॉट अ कास्ट एट द टाइम, दे वर पीजेंट्स, किसान थे, जाट बनने पे मजबूर हो गए। फिर उनसे कौन मिला था फिर बाद में? अब्दुल सॉरी अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, है ना। जब वो आ रहा था तो जाट बैठे थे बीच में, हुक्का हुक्का पी रहे थे, रास्ते में मिल गया, है ना, एक पेड़ के नीचे अपना हुक्का हुक्का पी रहे थे। उधर से अहमद शाह अब्दाली आ रहा था, बोला कहाँ जा रहे हो? कह रहा दिल्ली जा रहा हूँ कमाने। बोले अच्छा रुको, कितना पैसा तेरे पास? तो ठीक है, तो बस ओके। तो अच्छा, अब ये वापस आ गया हैदराबाद में। तो हैदराबाद में कोई एग्जिस्टिंग गवर्नर रहा होगा ऑब्वियसली, अपॉइंटेड बाय रंगीला। कौन था? मुबारिस खान। उसने किसको हटाया? मुबारिस खान को। बोला बेटा तुम हटो, पापा आ गए हैं वापस। तो ही रिमूव्ड मुबारिस खान, ही रिमूव्ड मुबारिस खान एज गवर्नर। मुबारिस खान एज अ गवर्नर काम कर रहे थे, ये आया, लड़ाई हुई मुबारिस खान के साथ, इसने उनको हटा दिया। मुबारिस खान हटाए गए, उसके बाद बनता है कौन? ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज गवर्नर। तो ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ, ठीक है, एज द गवर्नर। अब देखो भाई, मुबारिस खान को किसने अपॉइंट किया था? हु वाज द मुगल? रंगीला। रंगीला को बात पता चली होगी, पता चली इसी के थ्रू। इसने बोला कि काम रंगीला साहब, मुबारिस खान को हटा दिया मैंने, क्योंकि 2 महीने बाद नादिर शाह वापस चला जाएगा। तो किसी मुगल को अगर सोचो कि किसी ने किसी को अपॉइंट किया हो, फिर वो हटा दिया जाए तो उसको बुरा लगेगा। तो इसने रंगीला को बोला कि देखो भाई ऐसा ऐसी बात है और मैंने मुबारिस खान को हटा दिया, अब मैं हूँ गवर्नर। रंगीला ने बोला खुशी का मौका, डांस वाला गाना लगाओ। बोला कि कोई बात नहीं है, अब खुशी का मौका है, अब सॉन्ग चेंज, ठीक है। वो गाना डांस वांस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, फर्क पड़ता तो फिर चीजें अलग होती है ना, ठीक है। देन यहां से
वही वो डांस, अरे डांस देख रहा, क्या बात कर रहा, 3 टाइम 3 अलग अलग डांस देख रहा है, खुशी के मौके पे खुशी वाला डांस, फिर एक टाइम 60 ml का पैक भी तो देखना है। राजा वजह सब मोह माया है, उसने पूरी जिंदगी एंजॉय की, बाकी क्या किया, 50 साल तक लड़ते रहे, क्या फायदा हुआ, जीरो गेन, है ना। तो भाई जब गेन जीरो ही रहने वाली है तो मजा करके जीरो गेन पे रहो, ठीक है ना। उसको पता था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद भाड़ में जाए मुगल किंगडम, अपना जिंदगी निकलनी चाहिए बस, वही बात। भाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाई, है ना। ईयर्स वीयर्स का कोई मतलब नहीं, कि जितने साल रूल करो मजा ला दो एकदम, कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर करके मर जाएं। मुझे बड़ी गुस्सा आती है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ओके। अहमद शाह अब्दाली होता अगर मैं तब बताता इसको। ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐलान करवा दो चौराहे पे आज मोहम्मद शाह रंगीला डांस होने वाला है। टिकट लगा दो 10-10 रुपए, रंगीला साहब आज डांस करेंगे हिप हॉप। तो ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज गवर्नर एंड ही स्टार्टेड रूलिंग ऑटोनोमसली। यहां से ऑटोनोमस रूल स्टेब्लिश होता है द CQK का, CQK स्टार्टेड रूलिंग ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली बोल रहा हूं लेकिन इट इज नाम किसी और का, काम मैं अपना कर रहा हूं। ऑटोनोमस दो तरीके से हो सकता है, तो नाम भी मेरा काम भी मेरा, नाम किसी और का काम मेरा, है ना। तो स्टार्टेड रूलिंग स्वायत्त ऑटोनॉमस, यहाँ से मतलब ये चिन कुलिश खान ने बोल दिया कि भाई मैं अब ऑटोनॉमसली रूल कर रहा हूँ। फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि चलो तुम सब तो बन ही गए थे, दीवान तुम, सबको मीर बख्शी तुम, क्या फर्क पड़ता है, करो कोई बात नहीं। तो नवाब बन गया एंड ही वाज द दीवान एज वेल, सॉरी मीर बख्शी एज वेल, ठीक है ना। अच्छा एक चीज थी इसके टाइम में, चिन कुलिश खान, इसके जब ये हैदराबाद का बना तो हैदराबाद में देयर वाज अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और तो इस ये थोड़ा टॉलरेंट बंदा था, तो ही वॉज वेरी टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदूज। हाँ, यही तो बात बता रहा हूँ, देखो देयर वॉज अ हिंदू पॉपुलेशन, मैसिव हिंदू पॉपुलेशन। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो आप किसी के लिए टॉलरेंट कैसे बनते हो, हिंदू पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो तब आपको टॉलरेंट बनना पड़ेगा, एलिमिनेट थोड़ी कर दोगे। मेरे बंदे 100 हैं, अगले बंदे 1000 हैं, लड़ना अच्छी बात है नहीं है। तो एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक। अब सोचो वो, तो आपको लग रहा होगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था कि चलो बोलता कि हाँ चलो, नहीं, जो मेजर पॉपुलेशन थी वो अमीर लोग थे, दिक्कत यहाँ आ गई। तो दीज हिंदू पीपल वर इकोनॉमिकली स्टेब्लिश्ड पर्सन्स, पैसे वाले लोग थे, गरीब नहीं थे। हैदराबाद वाला रीजन ट्रेड के लिए हमेशा से अच्छा रहा, अवध वाला रीजन ट्रेड के लिए अच्छा रहा, तो जो वहाँ के लोग थे ट्रेड करते रहेंगे, पैसा अच्छा था, तो वो इकोनॉमिकली जो है वो आगे, सीधा मैन ऑफ मनी बोलते हैं इनको, मैन ऑफ मनी। तो आप एक बार पॉपुलेशन से लड़ने की सोच भी लो अगर वो गरीब है, लेकिन अगर वो अमीर पॉपुलेशन है तब आप पंगा नहीं लोगे, ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। पैसा देके गुंडे बुला लेंगे, क्या कर लोगे। अरे तुम तुरानी ग्रुप के हो ना, ईरानी और हिंदुस्तानी ग्रुप भी तो एग्जिस्ट करता है, पैसा देके उनको बुला लेंगे, क्या कर लोगे। पैसा है अगर मेरे पास तो मैं किसी और ग्रुप को बुला लूंगा, अहमद साहब दालिक टेक्स्ट कर दूंगा, कहा बेटा इनाम रख रहा हूँ इसके ऊपर, लो बाउंटी, मारो इसको, इतना इनाम लेके जाओ। अब दाली चल पड़ेगा, चिकन खाना ही था उसको इसी बहाने थोड़ा बख्शीश भी मिल जाएगी, चलो। तो दिस इज द थिंग। तो ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदूज। तो कुछ कुछ पॉइंट्स में हम कंपेयर करेंगे किसका क्यों अच्छा रहा, औरंगजेब ऐसा नहीं कर रहा था इसलिए उसका डिक्लाइन हो गया, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई हाँ रिलेट हो रही हैं चीज़ें। ओके, ये बात हो गई। देखो एक टर्म था अपस्टार्ट्स, इसी टाइम में हैदराबाद वाले टाइम में देयर वाज अ टर्म अपस्टार्ट्स, ये भी एक क्लास थी, अपस्टार्ट्स, ठीक है, एक क्लास थी, जैसे जगत सेठ बैंकर्स थे, अपस्टार्ट्स एक क्लास थी। किसको बोलते थे अपस्टार्ट्स, ठीक है। अपस्टार्ट्स मतलब जब कोई कह सकते हो कि गवर्नर ऑटोनोमसली रूल करना शुरू करता था, ठीक, तो वो कुछ नए लोगों को पावर देता था, यही तो हो रहा है, कुछ नए लोगों को मनसबदार बना रहा है, मतलब कुछ नए लोगों को पावर दे रहा है। तो दीज अपस्टार्ट्स आर दोज न्यू पावरफुल पीपल, है ना, दे वर नोन एज अपस्टार्ट्स, कि कुछ नए पावरफुल लोग आ रहे हैं जिन्हें अपस्टार्ट्स बोला गया। रॉकी भाई, नई नई पावर मिली तो उसको अपस्टार्ट बोला गया, है ना। तो अपस्टार्ट्स कौन थे, वो पर्सन्स जो गवर्नर जिनको नई नई पावर दे रहा था। जनरली अपस्टार्ट्स में कौन होंगे, मैन ऑफ मनी, उन्हीं को तो नए नए पोस्ट मिल रही थी, जो एरिस्टोक्रेट फैमिली थी तो उनके पास तो ऑलरेडी थी ही पावर, है ना। तो ये अपस्टार्ट्स कौन थे, जनरली मैन ऑफ मनी, जिनके पास पैसा था, उनको नई नई पावर दी जा रही थी कि भाई लो
आपको खजांची बनाया, लो आपको आर्मी कमांडर बना दिया, वजीर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक। तो मोस्टली मैन ऑफ मनी। एक और चीज देखो डिफरेंस, वहां पे कौन बढ़ता है, इंटरमीडिएट जमींदार बढ़ रहे थे, यहाँ पे इजारादार पावरफुल होने लगे, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग हिज रेन ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, इजारादारी सिस्टम बढ़ रहा है, इजारादारी सिस्टम, ठीक। व्हाट वाज द इजारादारी सिस्टम? ऑक्शन में जो पैसा ज़्यादा ऑफर करेगा उसको दे देंगे। हाँ, जो पहले पैसा नहीं देगा वो प्रॉमिस कर सकता है कि भाई 1 महीने में दे दूंगा, अगर नहीं दिया तो फिर से ऑक्शन होगा, ठीक। विच लीड्स टू व्हाट, इजारादारी सिस्टम इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स इट्स व्हाट डू यू से, देयर इज अ पीजेंट रिवोल्ट इज इमर्जिंग अराउंड दैट, है ना। अब ये काम वही हो रहा है कि भाई एक्सप्लॉइट करना आपने शुरू कर दिया, जरूरत से ज़्यादा आप उनका शोषण करोगे तो फिर वो, जब उनको पता मरना ही है तो लड़के मरो, खाए बिना मरने से फायदा क्या, है ना। इजारादार बढ़ने लगे, तो यहाँ पे इजारादार पावरफुल हो रहे हैं, और बंगाल वाले सूबा के टाइम पे क्या हो रहा था, इंटरमीडियरी जमींदार पावरफुल हो रहे थे, ठीक है ना, डिफरेंस है। अच्छा, इसका एक रीजन भी था, इजारादारी सिस्टम कहीं पे क्यों बढ़ेगी, यस मानो, वाई इजारादार, रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा होगा, ऐसा, किस रीजन की बात कर रहे हैं हम इसके पर्सपेक्टिव में, हैदराबाद इट इज नॉट वेरी रिच, डेक्कन, समझ आया, द लैंड्स आर नॉट वेरी फर्टाइल। इजारादारी सिस्टम कहीं और क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जहां का लैंड फर्टाइल होगा वहां क्यों ये बढ़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद रीजन। तो आप इसको बताओगे, ज्योग्राफी से रिलेट करोगे कि भाई डेक्कन वाला रीजन है, जमीन उपजाऊ नहीं है, सूखा पड़ रहा है ना। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है भाई, जमीन उपजाऊ नहीं है, तो ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर कैसे काम बनेगा, लैंड इज नॉट फर्टाइल दैट मच, लैंड इज लेस फर्टाइल। तो लेस फर्टाइल मतलब लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन मतलब लेस रेवेन्यू, है ना, सिंपल सी बात। देखो किसी रीजन में कुछ हो रहा तो उसका एक कारण रहा होगा, है ना। तो अब ये ऑब्वियसली जेम्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा पावरफुल थे ये लोग, पैसे आ रहे थे, बट हाँ यहाँ की पीजेंट्स, हम जब बेसिक करेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी, पीजेंट्स की बात आएगी ही आएगी, रेवेन्यू मेजरली वहाँ से कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि लैंड्स यहाँ की ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लैंड फर्टाइल नहीं होगी तो रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटेगा तो ना प्राइमरी जमींदार ना इंटरमीडिएट जमींदार, इनका रूल खत्म हो जाएगा, तब इजारादारी आएगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या, अब इसको एज अ प्रॉब्लम लिखना, एज हिज रेन लिखना। यहाँ पे क्या हुआ, मेनी तनख्वाह जागीर्स कन्वर्टेड इन व्हाट, कन्वर्टेड इन वतन जागीर। वहाँ उल्टा हो रहा था, वो वतन जागीर को रेवेन्यू नहीं दोगे तनख्वाह जागीर बना देंगे, खलीसा लैंड बना देंगे। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्टेड इन वतन जागीर। एक बात बताओ, बात ये है कि किसी में तनख्वाह जागीर बढ़ रही है वो अच्छा है, किसी में वतन जागीर बढ़ रही है वो अच्छा है, क्यों, सिर्फ यही बात है, हम्म। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन आप जरूरत से ज़्यादा कर रहे हो, जब तक तनख्वाह जागीर ज़्यादा होगी, पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा किसके पास, जो रूलर है, गवर्नर है। ज़रूरत से ज़्यादा वतन जागीर मतलब आप अपने अलावा बाकी लोगों को पावरफुल बना रहे हो। यहाँ क्या हो रहा है, बाकी लोग भी पावरफुल बन रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दिस थिंग लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि भाई पावर बाकी लोगों में बट रही है। अब तनख्वाह जागीर जाना मतलब, अब मैं एक कंपनी खोल के बैठा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं लोगों को सैलरी पे हायर कर रहा हूँ, और व्हाट इज वतन जागीर, मैं शेयर्स बेच रहा हूँ अपने कंपनी में, इक्वली भागीदार बना रहा हूँ। पुष्पा, तनख्वाह नहीं चाहिए, शेयर चाहिए, पार्टनर बन के बैठूंगा। दिस इज द थिंग, आप पार्टनर्स बना रहे हो, विच इज बैड फॉर योर किंगडम। यही लोग आगे चल के आपका गला काटेंगे, है ना। अच्छा, ये करेगा क्यों कोई, किसी तनख्वाह जागीर को वतन जागीर में क्यों कन्वर्ट किया जाएगा भाई, ठीक है, टू गेन दियर लॉयलिटी, सिंपल सी बात, मुझे अपना रूल इस्टेब्लिश करना है, मैं हर तरीका अपनाऊंगा, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज लॉयलिटी, टू गेन द लॉयलिटी।
अगर आप लॉयल हो तो बाकी चीज़ें तो मैं करवा ही लूँगा, है कि नहीं? लॉयल्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मेरे लिए लॉयल होगे तो आप एम्परर के लिए भाई लॉयल नहीं रह जाओगे, सिंपल सी बात। उनको पता नहीं चलेगा तब तक मैं इधर अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुका हूँगा, उसके बाद मैं देख लूँगा आगे, है ना। एक और चीज़, वही सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पोजीशन किसको दी जाएंगी, पपेट्स को या फैमिली मेम्बर्स को, है ना। ये भी वही करेगा, इंपॉर्टेंट पोजीशंस गिवन टू फैमिली मेम्बर्स या पपेट्स। कठपुतलियों को दे दो अपने, या फिर परिवार वालों को दे दो, जो जरूरी पोस्टें हैं उनको बांट दो, लॉयल्टी मिल ही जाएगी और वो भी खुश रहेंगे कि चलो भाई हम परिवार वाले थे तो हमको इज्जत मिली, आपके लिए कल को मरने मारने के लिए भी तैयार रहेंगे, है ना। ठीक है, ये क्लियर है। तो कुछ चीज़ें हमने देखी अबाउट द हैदराबाद सूबा। तीन स्लाइड हो गई क्या? हैदराबाद सूबा ये था फैमिली ट्री। इसके बाद हमने देखा कि हाउ ही इस्टेब्लिश्ड, सैयद ब्रदर को पहले रास्ते से हटाया, उसके बाद बोला कि भाई आई एम योर वजीर, आपको पता नहीं आज से मैं आपका वजीर। नादिर शाह आ गया, नादिर शाह ने इसको मारा पीटा, 3-4 तमाचे में रोने लग गया होगा रंगीला, तो बोला तुम रोने वाले हो तुम हटो, तो इसको बना दिया मीर बख्शी। मीर बख्शी बना दिया तो किसको हर्ट कर गई ये बात? अरे शहादत अली खान को, रंगीला को क्यों हर्ट करेगी? ही इज फीलिंगलेस, रंगीला इज फीलिंगलेस, बस खाली गाने चल चेंज होते रहेंगे, बस रिमोट लेके बैठा बेटा हटाओ दूसरा सेटअप लगाओ, सैड सॉन्ग वाला चलाओ, रोने वाला गाना, ठीक। सादत अली खान इससे दुखी होगा क्योंकि वो भी एक बड़ी किंगडम, अवध वॉज वेरी पावरफुल किंगडम एट दैट टाइम। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर वहाँ का रूलर कोई अच्छा होता तो अवध बहुत बड़ा रीजन था, अवध से बड़ा इनमें से कोई रीजन अवध से बड़ा नहीं था, तो अवध अगर चाहता तो अकेले का, और आगे जो हारे ये अंग्रेजों से अवध की गद्दारी, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ आई। देन देखते हैं, टाइम है ना, अरे वक्त ही वक्त है, बहुत टाइम है, चलो अवध पे देख लेते हैं, अवध, ठीक है, अवध सूबा। अनदर सक्सेसर स्टेट, द थर्ड सक्सेसर स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे पहला कौन, हुज द मेन एक्टर? शहादत अली खान, मेन एक्टर शहादत अली खान। इसको बनाया क्यों गया था वो भी देखेंगे, बट फिलहाल फैमिली ट्री लिखो पहले आप। शहादत अली खान ही वाज ठीक ठाक था, इतना कमज़ोर नहीं था, सुसाइड क्यों किया ये राज भी उसके साथ चला गया, लेकिन पता नहीं, ठीक था हो सकता है फिजिकली स्ट्रांग था, मेंटली नहीं था। या होता है ना कि पावर की वो भूख जो है अंधा कर देती है, हो सकता है किसी ने मार के लटका दिया हो, क्या ही पता नहीं हो सकता क्या है? सुसाइड ही तो दिखाना था, एक बार क्या ऑटोप्सी करवा लेता, आज तरीके हैं ना, आपको ये चीज़ पता है कि नहीं, कोई खुद से मरे और कोई इसको मारे, तो जो ये फंदा होता है इसके तरीके होते हैं, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो तो उसमें बताया जाता है कि अगर कोई खुद से नॉट लगा के मरेगा ना तो वो निशान अलग बनता है, कोई मार के लटकाएगा तो वो निशान अलग बनेगा। इसी तरीके से बताया जाता है कि सुसाइड है कि नहीं, एग्जैक्टली पता किया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस किसी लिए ऑटोप्सी किसी ने पब्लिक नहीं की, पता नहीं चल पाया ना कि खुद से हैंग किया कि किसी ने हैंग किया, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, उस टाइम पे होती अगर सालुंखे होते सालुंखे के मजा देखो, मतलब हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया कि दो केमिकल्स को मिलाओगे तो कुछ को, वो सीधा चाटता बता देता, अरे बॉस ये तो ये है होता है कि नहीं, सालुंखे सीधा, हाँ खून वून चाट के ब्लड ग्रुप बता देता है, अरे भाई वो पॉजिटिव है ना, थोड़ा खारा खून है वो पॉजिटिव है, ठीक है। शहादत अली खान, द टाइम टेन्योर इज 17th सेंचुरी, 1722 to 40। इसके बाद आया ओके, देन कम्स सफदरजंग हॉस्पिटल, पता है ना, इसी के नाम पे बना है सफदरजंग। चलो आज ये पता चल गया कैसे बना था ये हॉस्पिटल, ठीक है। एडमिट था ये उसमें, फिर इसको लगा कि अच्छी बात है, लो इसको अपना नाम दे दूं, 40 to 54 सफदरजंग, ठीक है। अब देखो जितने भी आएंगे अवध वाले, मैंने बोला अवध वॉज अ वेरी पावरफुल, क्योंकि जो ट्रेड होता था अवध का ट्रेड सबसे तगड़ा ट्रेड, क्यों, यहाँ क्या पैदा होता था अवध में उस टाइम पे? ना 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 ना, इंडिगो, नील, इंडिगो, नील की खेती उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि कलर्स में, कपड़ों में, बहुत सारी जगह यूज किया जाता था, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन का क्षेत्र अवध, नील, इंडिगो, है ना।
तो यहाँ पे क्या पैदा होता था? इंडिगो, नील, इंडिगो, इन हिंदी वी कॉल इट नील। नील नितिन मुकेश न लिख देना नील इज डिफरेंट, ठीक है। सफदरजंग, अब जितने अवध वाले आ रहे थे, क्योंकि ये अवध बहुत पावरफुल था, सफदरजंग आया, इसके टाइम पे देख लेना, इसका टाइम पीरियड मैच करा के देखो जरा, बताओ कौन सा मुगल शासक रहा होगा इस टाइम पे सफदरजंग वाला है? अहमद शाह बहादुर, बहादुर था ना, बहादुर था ही ना, देख लो शायद बहादुर था, वही है ना। बहादुर को बोला कि आपको पता नहीं लेकिन मैं क्या हूं, आपका वजीर हूं। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज वजीर, तो ही वर्कड एज वजीर। जितने भी शासक आएंगे ये खुद को वजीर अब बनाते जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात, ठीक। कब बना वजीर? 1748। इसने बोला कि आपको पता नहीं है लेकिन मैं वजीर हूं, क्योंकि अब वो लोग बहुत कमजोर थे, रंगीला के बाद वाले सारे कमजोर, औरंगजेब के बाद मैंने बोला जितने शासक आए वो बहुत कमजोर थे। इसने बोला कि आपको पता नहीं मैं वजीर हूँ, मान जाओ तो ठीक, नहीं तो बताओ आपको हटा के सीधा शासक ही बन जाऊँ। बोला नहीं ठीक है वजीर ही रहो, अच्छी बात है, ठीक। अब इसके बाद एक पर्सन आता है जो कि शुजाउद्दौला, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। किसकी तरफ से लड़ा था ये? शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला 54 to 74, ठीक। शुजाउद्दौला आया, फिर से शासक देख लेना जो भी था इसके टाइम पे। हु वाज द शासक? आलमगीर टू, आलमगीर टू ना, शाह आलम टू या आलमगीर टू, कौन था? शाह आलम टू, दोनों ही थे, अच्छा ठीक। देखो आप, शुजाउद्दौला आया, इसने बोला बेटा तुम्हें पता नहीं हम वजीर, फिर ये वजीर, अब जो आएंगे सब वजीर बन रहे हैं। बस शुजाउद्दौला के बारे में कुछ बातें हैं। दिस फैमिली वॉज फैमिली ऑफ ट्रेटर्स, गद्दारों का परिवार, हर आदमी यहाँ गद्दारी करेगा। इसने गद्दारी की थी शहादत अली खान ने, ही फॉट अलॉन्ग विद नादिर शाह, नादिर शाह के साथ लड़के गद्दारी की। शुजाउद्दौला किसके साथ लड़ा? बताया था मैंने, किसके साथ लड़ा? संदीप, ना 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 ना, ही फॉट अलॉन्ग विद अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली के साथ ये लड़ा था शुजाउद्दौला, मैंने नाम बताया था इसका तब भी। तो ये लड़ेगा अब्दाली के साथ, है ना। और कौन सा बैटल था वो? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठास, सदाशिवराव भाऊ। देखो आप, अवध, अवध का डर किससे? मराठास आर बिकमिंग मोर पावरफुल, तो ये किसको कमजोर करना चाहेगा? मराठास को कमजोर करना चाहेगा ना। क्या इसके में अकेले में इतनी हिम्मत है कि मराठास से जीत ले? तो ये क्या करेगा? उसको मैसेज करेगा कि आओ हम तैयार हैं, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें रिलेट करोगे आप, ये समझ आया। इसका क्या बात थी? ही वॉज द सबसे बेईमान शासक कोई पूरे इतिहास में रहा तो ये शुजाउद्दौला। तो इसके लिए इसको मैं कैसे याद रखा हूं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, दिस वॉज द पर्सन, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये अपने बाप को, भाई को, दादा को, सबको, मतलब ये कब ये धोखा दे जाए ना, कोई भरोसा नहीं था। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा बेईमान पूरी हिस्ट्री में अगर अवध की देखोगे तो इससे ज्यादा बेईमान कोई नहीं था, शुजाउद्दौला। तो ठीक है, शुजाउद्दौला मोस्ट बेईमान शासक। किसके साथ लड़ा था? अब्दाली के साथ, अब्दाली के साथ लड़ा था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पीओपी, बैटल ऑफ पानीपत, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये पहले ही लिखवा चुका हूं आपको। वॉज अमंग अहमद अब्दाली एंड द सदाशिवराव भाऊ। अभी मराठा किंगडम का जब ट्री देखेंगे उसमें सदाशिवराव भाऊ आएंगे, और वो वहीं मारे गए थे बाय द वे, क्योंकि मराठास का डिक्लाइन वहाँ से शुरू होगा तो सदाशिवराव भाऊ वहीं मरेंगे। बहुत सारे मराठा जो पावरफुल लोग थे वो वहीं मर जाएंगे, इसलिए मराठास एज ए एम्परर इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, ठीक है। तो अब्दाली के साथ लड़ा शुजाउद्दौला। उसके बाद ऑब्वियसली अब्दाली जीता होगा, फिर इसने बोला होगा कि तू बेटा गद्दार है, निकल, भगा दिया होगा। देन लास्ट कम्स आसफुद्दौला। इसके बाद आता है आसफुद्दौला। इनका नाम कोई भूल भुलैया गया है? बड़ा इमाम बाड़ा, कल ही जिक्र किया था मैंने। दैट इज मेड बाय दिस 25 to 97। नवाब वासफुद्दौला, भूल भुलैया जाओगे कभी आप, लखनऊ जाने का मौका मिले, भूल भुलैया जाना, 1784 में इसी ने उसको बनवाया था। कल ही बता रहा था ना मैं, बहुत दिमाग से बनवाया। गैलरी, किनारे किनारे जगह बनी थी सैनिकों को बैठे रहने की, भाला लेके बैठे थे ऐसे हाँ बेटा, है ना, इसी ने बनवाया था नवाब वासफुद्दौला। मतलब उस टाइम के उस आर्किटेक्चर को, ये जब मौका मिले ना तो खाली जाके देखो कि साइंस कितना आगे था। वहां गए हो तो एक तो इमाम बाड़ा हो गया जिसको भूल भुलैया बोलते हैं, उसके लेफ्ट साइड में एक और महल था, देखा है,
8 फ्लोर नीचे जाओगे, ठीक, 8 फ्लोर नीचे जाओगे और सिर्फ 8-9 सीढ़ियों से आप ऊपर पहुंच जाओगे, कि मतलब 8 फ्लोर नीचे गए, सिर्फ 7-8 सीढ़ियों से आप ग्राउंड लेवल पे आ जाओगे। इंजीनियरिंग देखो। और बोलते थे वहां से टनल्स बनी हुई थी, जैसे भागना पड़ जाए तो वहां से टनल बनी थी। एक टनल निकलती थी फैजाबाद, देयर इज अ प्लेस नियर अयोध्या नेम्ड फैजाबाद। एक टनल वहां से सीधा दिल्ली निकलती थी, कुछ टनल में घुस गए सीधा दिल्ली आके निकलोगे। मजे की बात देखो, वो टनल सब बंद कर दी गई, लेकिन दिमाग देखो बंदे का। पता ये मरा कैसे था? वाई लखनऊ इज नोन एज शहर ऑफ नवाब्स। नवाबों का शहर क्यों बोला जाता है? नवाब तो बहुत जगह थे, नवाब तो हैदराबाद में थे, नवाब तो यहाँ भी थे। ये लास्ट था, इसके टाइम पे अंग्रेज आ गए। तो जब अंग्रेज आए इसको पकड़ने, ये भागा नहीं, बाकी पूरा भाग गए, इसके सारे लोग भाग गए, हाथी घोड़े भी इसके भाग गए कि अंग्रेज पकड़ लेंगे। ये नहीं भागा, पता क्यों नहीं भागा? क्योंकि इसका जो जूता पहनाने वाला था वो भाग गया था। इसने बोला बिना जूते कैसे भागूं यार। ठीक, इसीलिए लखनऊ के, ये हम मजाक की बात नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में लिखा है ये कि इसके जूता बांधने वाला भाग गया था, तो ये भागा ही नहीं कि नंगे पैर नहीं भागूंगा, नवाब हूं। उसके बाद अंग्रेजों ने भगाया इसको मैराथन, है ना। तो ये भागा नहीं, ये महल में बैठा रहा कि आओ बेटा बिना जूते के तो नहीं भागूंगा, नवाब। दैट्स व्हाई इट इज लखनऊ इज शहर ऑफ नवाब। कोई पूछे बताना, आसफुद्दौला था, चाहता तो भाग जाता लेकिन नहीं भागा, जूता नहीं पहना था, है ना। या हो सकता है जूता ऑफर करे, इसको एडिडास वाला चाहिए रहा हो, कोई कैंपस वैम्पस का जूता दे रहे हो। लेकिन हाँ, अंग्रेज आए, ये बैठा था। उस महल का फायदा क्या था ना, उस महल में 8 फ्लोर नीचे जाओगे तो ना एक ऐसे पानी है, पौंड है, तालाब नीचे। उस तालाब में ना बाहर से कौन आ रहा है वो एग्जैक्ट दिख जाता है, उसकी परछाई मिरर इमेज बनती है उस तालाब में। तो मैं उस महल के अंदर बैठे बैठे ये देख सकता हूँ कि बाहर से कौन आ रहा है। तो अंदर तीरंदाज बैठे होते थे निशाना लेके, 60 डिग्री से आ रहा, वाटर में दिख रही परछाई 60 डिग्री से, और ले बेटा खत्म, है ना। तो इस तरह से कि वहां तीरंदाज अंदर बैठे होते थे, उस वाटर में एज अ मिरर काम करता था। तो बाहर से आने वाले लोग दिख रहे हैं, बाहर वाले मारोगे तो क्या कर लोगे? हम 7-8 फ्लोर नीचे बैठे हैं, क्या ही कर लोगे? अनलेस तोप वोप लेकर आओ तो बात अलग है, नहीं तो जनरली यही होता था कि बंदूकें ले लेके अंदर बैठे हुए हैं, वाटर में दिख रहा है कि भाई बाहर से आ रहे हो 10-12 लोग, अलग अलग एंगल से मार दिया, काम खत्म। तो वो इट इज़ अ, कह सकते हो ना कि एक नमूना है अपने आप में, ऐसे नहीं उसको आश्चर्यों में गिना जाता है कि भाई हाँ अच्छा बनवाया था। तो ही वॉज द लास्ट आसफुद्दौला। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको दौड़ाया, मैराथन में मर गया। ठीक है, तो दिस इज द फैमिली ट्री ऑफ अवध। ज़्यादा लोग नहीं रहे, इतने ही लोग रहे, लेकिन वेरी पावरफुल पीपल। ही वॉज द लास्ट। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज तो आ ही चुके थे पहले ही, लेकिन हाँ अवध का ऑफिशियली खत्म होता है रूल इनका, है ना। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ऑनलाइन वालों, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन वगैरह हो ऑनलाइन वालों पूछ लो, नहीं तो फिर मीटिंग एंड कर दूं मैं। इससे पहले एंड करूं बता दो आप। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों? सब सो गए क्या? वो तो बताओ। ठीक है, टेकिंग योर साइलेंस एज नो क्वेश्चंस, ओके थैंक यू। चलो फिर बाकी लोगों का मैं नो ही समझता हूँ, किसी को लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके ठीक है, नो 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 थैंक यू। हाँ चलो मधु, याद है थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू।